गिरफ्तार वारदात है। पहली वारदात, खालिद महमूद अपने दोनों बच्चों और बेगम के साथ रात का खाना खाने में मसरूफ थे। पास ही उनका मुलाजिम खड़ा था ताकि किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन दे सके। खाने के कमरे का एक दरवाजा बाग की तरफ खुलता था। इस वक्त वो दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि खालिद महमूद खुशबूदार हवा की मौजूदगी में खाना खाने के आदी थे। अचानक एक अजनबी और खुर्दी आवाज उन्हें चौंका दिया। बाग वाला दरवाजा जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। उनकी नजरें बेसाख्ता ऊपर उठ गईं। दरवाजे में 3 लंबे तिरंगे नौजवान खड़े थे। उनके चेहरों पर शदीद बच्चों जैसी मुस्कुराहटें थीं, हालांकि वो बच्चे नहीं थे। उनके चेहरों पर तो बड़ी बड़ी मूछें थी, जिस्मों पर मुतलूने और जैकटें थी और हाथों में सह रंगे पिस्तौल थे। खोलकर खाना दूसरे के लब हिले और उसने भी जुमला अधूरा छोड़ दिया। खाना कुछ अच्छी आदत नहीं। तीसरे ने जुमला मुकम्मल कर दिया। कौन हो तुम? खालिद महमूद ने डरे हुआ। क्या वो एक अमीर आदमी थे? सरकारी मुलाजिम थे? ये उनकी जिंदगी में पहला मौका था कि कुछ लोग इस तरह गैर कानूनी तौर पर उनके घर में दाखिल हुए थे। हमारे नाम, पहला कहता कहता रुक गया। साथ ही उसने दूसरे की तरफ देखा। मंगू जीरा और दूसरे ने अटक अटक कर रहा और जुमला फिर ना मुकम्मल छोड़ दिया। जीजा हैं, तीसरे ने मुस्कुरा कर जवाब जुमला मुकम्मल किया। ये क्या बात हुई? ये जुमला अदा करने का कौन सा तरीका? खालिद महमूद तिलमिला कर बोले। इसलिए कि हम तीनों 3 नहीं 1 हैं। तीनों ने जल्दी जल्दी कहा और खालिद महमूद उन्हें आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। ये तीनों उनकी समझ में नहीं आए थे। आखिर उन्होंने कहा, खुदा की एक आदमी बात करो, आखिर तुम क्या चाहते हो? अगर आप दरखास्त नहीं करते, अगर आप दरखास्त ना करते हम तीनों ही बातें करते। खैर आपको पसंद नहीं तो सिर्फ मैं यानी जग्गू बात करूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि आप डाकू और आपको लूटने आए हैं। क्या आप लूटने के लिए तैयार हैं? उसने ऐसे अंदाज में गजर से खेलने कूदने के लिए पूछ रहा हो। ये क्या बकवास है? खालिद महमूद ने तकरीबन चिल्ला कर कहा। ये बकवास नहीं है और ये भी साल ना कहेंगे हमारे हाथों में ये पिस्तौल है और नकली नहीं है। हमारे हाथों में ये पिस्तौल है और नकली है। ये ना सिर्फ असली है बल्कि इन पर साइलेंसर भी चढ़े हुए हैं। मतलब ये कि अगर हमें गोली चलाना पड़ी तो इसकी आवाज बता नहीं होगी। आपके पड़ोसी अपनी मदद को नहीं आएंगे। वो तो गहरे नींद सोते रहेंगे। ठहरिए, आपको इसका यकीन नहीं आएगा। जिन्होंने इन्हें यकीन दिलाऊं मैं खुद यकीन इससे दिलाऊंगा कि खाली फायर करना मुझे पसंद नहीं। आतिशदान पर जो गुलदान रखा है वो वैसे बहुत कीमती मालूम होता है, लेकिन क्या किया जाए, खालिद महमूद साहब को इसका नुकसान बर्दाश्त करना ही होगा। आखिर यकीन जो दिलाना हुआ। जीरू के मुंह से इन अल्फाज के साथ थी एक हल्की सी डस की आवाज आई और फिर एक झनाके के साथ शीशे का गुलदान टूट गया। उसके टुकड़े चारों तरफ पड़े थे। उन्होंने झुककर खुद को इसके टुकड़ों से बचाया। साथ ही खालिद महमूद का चेहरा उससे सुर्ख हो गया। बदतमीजों में तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। ये गुलदान मेरे दोस्त ने लिबिया से भेजा था। हमें अफसोस है जनाब, जब आप बस चले जो ही न्याय करते रहिएगा। अच्छा हमारा वक्त जाया न कीजिए और चुपचाप खुद को बंधवा लीजिए। क्या मतलब? वो चौंके। उनके दोनों लड़के और बेगम और मुलाजिम तो थर थर कांपने लगे थे। जी हाँ, मजबूरी है इसके बगैर हम अपना काम किस तरह इत्मीनान से कर सकेंगे? आपको बांधना ही होगा। आप पांचों मेहरबानी करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। हम यकीन दिलाते हैं कि ज्यादा सख्ती से नहीं बांधेंगे। सुबह घर में ज्यादा नकदी नहीं है, जेवरात भी सब बैंक के लॉकर में रखे हैं, इसलिए तुम अपना वक्त बेकार जाया कर रहे हो। जाओ अपना रास्ता लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस को फोन नहीं करूंगा। खालिद महमूद ने कहा। पुलिस? ये किस चिड़िया का नाम है? हम इसे जरूर देखना चाहते हैं। अजीब लोग हो तुम। वो जल्ला उठे। हाँ अजीब तो है। अब अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर आप चारों दीवार की तरफ मुंह करके न खड़े हुए तो हम बेधड़क फायर कर देंगे। और ये तो आप देख ही चुके हैं कि जीरो का निशाना कितना अच्छा है। मेरा और जीजा का निशाना ये बुरा नहीं है। इस मर्द जंगू का लहजा सख्त हो गया और उठने में ही बेहतरीन नजर आई। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। जंगू अपनी जगह पर खड़ा रहा। जीरू और जीजे ने आगे बढ़कर उनके हाथ कमर में बांधने शुरू कर दिए। फिर पैर भी जकड़ दिए गए। आखिर में उनके मुंह पर रुमाल ठोंस कर ऊपर से कपड़े बांध दिए गए। अब वो अलग से आवाज तक नहीं निकाल सकते थे और न ही हिल जुल सकते थे। इस काम से फारिग होकर वो तीनों घर के अंदर घुस गए और जाते जाते इस कमरे के दरवाजे को बंद कर गए। अब वो कमरे में कैद भी होकर रह गए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और जंगू अंदर दाखिल हुआ। मुस्कुरा कर कहा, हमें बहुत अफसोस है जनाब, आपको आधे घंटे तक तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। हाँ, आप लोगों को इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। हम आप लोगों को इसी हालत में छोड़कर भी जा सकते थे, लेकिन इस सूरत में आपको सुबह तक बंदे रहना पड़ता।
لیکن ہم اتنے بحران نہیں ہے اس کہ ہم آپ کو ملازم کے ہاتھوں کی رسی کو ڈھیلا کرتے جائیں گے تاکہ ہماری جانے وہ 15 منٹ یہ رسی کھولنے میں کامیاب ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی ان رسیوں سے نجات دلا دے. باقی رہا یہ سوال کہ ہم کیا کچھ لے کر جا رہے ہیں. آپ آزاد ہونے کے بعد اندازہ لگا ہی لیں گے. یہ کہنے کے بعد جنگل میں خالد محمود کے ملازم کی رسیاں ڈھیلی کر دی اور کمرے سے نکل گیا. پھر انہوں نے ان تینوں کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی. دوسری طرف ملازم جلدی رسیوں سے آزاد ہونے کے لیے زور لگایا تھا لیکن اس کوشش میں وہ 10 منٹ سے پہلے کامیاب نہ ہو سکا. آخر خدا کر کے اس کے خدا کر کے اس کے ہاتھ آزاد ہوئے. اس نے پیروں کی رسیاں کھولی اور پھر باری باری انہیں کھولنے لگا. خالد محمود آزاد ہوتے ہی اندر گئے دوڑے. سب سے پہلے انہوں نے پولیس کو فون کرنا مناسب سمجھا. فون کرنے کے بعد وہ تھیوری الماری میں اجازت دینے کے موڑے ہی تھے کہ ان کی دونوں ملکے اور بیگم بھی وہاں آ پہنچے. خدا یہاں تو تمام الواریاں اور تھیوری کھلی پڑی ہے. بیگم کے منہ سے نکلا ہاں معلوم ہوتا ہے ہم لوٹ گئے. یہی دیکھیے تو صحیح ہو کیا کچھ لے کر گئے ہیں. انہوں نے پریشانی میں کہا ابھی نہیں میں پولیس کو فون کر چکا ہوں. جب تک پولیس نہیں آ جاتی ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ تجوری اور الماریوں پر ڈاکوؤں کی انگلیوں کے نشانات ضرور ملیں گے اور اگر ہم نے ہاتھ لگا دیے تو نشانات ضائع ہو جائیں گے. خالد محمود نے جواب دیا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. ان کی بیگم نے کہا اور پھر وہ پولیس کا انتظار کرنے لگے. آخر پولیس گھر میں داخل ہوئی. سب انسپکٹر کو ساری بات تفصیل سے سنائی گئی. ڈاکوؤں کے نام سن کر وہ حیران سا ہوا. کمال ہے 3 ڈاکوؤں کے اس گروپ کا لیڈر پہلے تو کبھی سننے میں نہیں آیا اور نہ ہی یہ تینوں نام الگ الگ سننے میں آئے ہیں. اس نے کہا اور مزے کی بات یہ کہ وہ تینوں ایک جملے کو بھی آپس میں تقسیم کر کے بولتے تھے. وہ تو اگر میں نے روک نہ دیا ہوتا تو شاید یہ تمام جملے اسی طرح سننے پڑتے. میرے منع کرنے کے بعد صرف جنگل بات کرتا ہے اور دوسرے کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا. حیرت ہے. اچھا خیر آپ اپنی چیزوں کو اجازت لے لیں. ہم بہت جلدی نہیں گرفتار کر لوں گا اور آپ کا مال آپ کو واپس مل کر رہے گا. اس نے کہا کیا آپ ان لوگوں کے نشانات نہیں اٹھائیں گے؟ سب کچھ کریں گے لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ گیا کیا کیا ہے. تو کیا ہمارے ہاتھ لگانے سے ان لوگوں کے نشانات ضائع نہیں ہوں گے؟ خالد محمود نے حیران ہو کر کہا آپ تجوریوں اور الماری کی ہینڈلوں کو ہاتھ نہ لگائیں باقی ہر چیز کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. بہت خوب. خالد محمود اور ان کی بیگم نے چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا. سب انسپکٹر نے دیکھا دونوں کے چہروں پر حیرت طاری ہونے لگی. رفتہ رفتہ اس حیرت میں اضافہ ہوتا لگا. خالد محمود سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ گئے. ان کے منہ سے نکلا اف اللہ یہ کیا ہوا؟ معلوم ہوتا ہے اپنے جیارین میں بھی رقم رکھی ہوئی تھی. سب انسپکٹر پریشان ہو کر کہا جی نہیں بات یہ نہیں. تو پھر کیا زیورات رکھے تھے؟ نہیں نقلی زیورات میں زیادہ نہیں رکھے تھے. میں زیادہ تر رقم اور زیورات بینک میں رکھتا ہوں. خالد محمود بولے. ان کی لہجے میں ابھی تک بلا کی حیرت تھی. تو پھر کیا بات ہے؟ بہت عجیب بات ہے. مجھے کسی طرح بھی یقین نہیں آ رہا. بتائیے تو صحیح شاید میں کچھ مدد کر سکوں. سب انسپکٹر نے عجیب نظر سے گھور کر دیکھا کیونکہ یہ الجھاؤ اور باتیں اسے پسند نہیں آ رہی تھی. بات دراصل یہ کہ ہماری تمام چیزیں موجود ہیں. ڈاکو کچھ نہیں لے کر گئے. کیا؟ سب انسپکٹر کے منہ سے ہمارے حیرت کے نکلا. میری مدد کرو. ہوٹل نشان کی 13 منزل کی کمرہ نمبر 110 میں اس وقت ان کے چہروں پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں. لباس بھی شریفانہ تھے. ان کے چہروں پر ایسی مسکراہٹیں تھیں جیسے آج تک کوئی ڈاکہ ڈالا ہی نہ ہو. اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا نوجوان اندر داخل ہوا. اسے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے. نوجوان نے بیٹھتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا رات کی رپورٹ کیا ہے؟ خالد نے اسے بچوں کو باندھ دیا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے پورے مکان کی تلاشی لی. تجوری کھول کر دیکھی الماریوں کو ڈالا لیکن وہ چیز ہمیں کہیں بھی نہیں ملی. آخر ہم وہاں سے لوٹ آئے. بہت خوب. اس کا مطلب یہ کہ تم کسی کو نقصان پہنچائے بغیر یا خود کوئی نقصان اٹھائے بغیر واپس آنے میں کامیاب ہو گئے ہو اور یہی تمہاری کامیابی ہے. ہمت نہ ہارو. کامیابی ضرور ضرور ہمارے قدم چومے گی. آج یہ اخبار میں ہمارے متعلق آج ہوا ہے. جنگو نے کہا ہاں میں پڑھ چکا ہوں. خالد محمود نے پولیس کو طلب کر لیا تھا. ظاہر ہے کہ اخبار والوں کو بھی خبر ضرور ملنی تھی. اخبار اور پولیس والے اس بات میں سخت حیران ہیں کہ اتنا کامیاب ڈاکہ ڈالنے والے نقدی اور زیورات کیوں چھوڑ گئے. ہاں انہیں حیران ہونے دو. ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے. انہیں کیا معلوم ہمیں کس چیز کی تلاش سے؟ نوجوان عجیب انداز میں مسکرایا. آخر وہ ہے کیا چیز؟ ہمیں بھی تو بتائیے. ابھی نہیں. جس دن تم وہ چیز تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے اس دن تو میں ضرور بتاؤں گا. نوجوان بولا اس دن تو ہم خود ہی اسے دیکھ لیں گے. جیرو نے کہا تم اسے دیکھ کر بھی نہیں جان سکو گے. دراصل یہ ہے کیا چیز؟ حیرت ہے جیجا کے منہ سے نکلا. اچھا آپ چھوڑو اس بات کو. آئرات تمہیں خاور جمیل کے گھر ڈاکہ ڈالنا ہے. اس کا پتہ اور دوسری معلومات میں نے
इस कागज पर लिख दिए, उन्हें गौर से पढ़ लेना। तुम्हें अंदर दाखिल होने का तरीका मालूम हो जाएगा और वारदात करने में भी आसानी होगी। बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है, ये भी बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। आप फिक्र न करें, आपकी हिदायत के मुताबिक ही काम होगा। बहुत खूब, तुम तीनों बहुत अच्छे जा रहे हो। बहुत बाद तुम्हें शानदार इनाम से नवाजा जाएगा। शुक्रिया जनाब, जंगू ने खुश होकर कहा। अगर तुम्हें इस मरतबा वो चीज मिल जाए तो फिर तुम सुबह होने का इंतजार नहीं करोगे, मुझे फौरन फोन कर देना। जी अच्छा। हाँ, एक बात है, खैर मुझे अभी भी आया है, इस बात का जिक्र मैं इस कागज में करना भूल गया हूँ। खावर जमीन के मुलाजिम से होशियार है, नौबयान साहब मुलाजिम नहीं है, रिटायर्ड फौजी है और खावर जमीन के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल सकता है। मैंने इससे तुम्हें बता दें कि तुम उसकी तरफ से लापरवाह ना हो जाओ और वो तुम पर हमला न कर बैठे। आपने बहुत अच्छा किया कि बता दिया, वरना सच बात तो ये कि मुलाजिम को ध्यान नहीं देते। ये बात तो गलत है, बाद मुलाजिम अपने मालिकान के लिए जान तक दे देते हैं और मैं नहीं चाहता कि इन वारदातों में खून का कतरा ही बहे। हम इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, कल इससे वक्त इस कमरे में मुलाकात होगी। वो खड़ा हुआ, उसके साथ ही वो तीनों भी उठे और फिर लंबे लंबे टक भरते हुए कमरे से निकल गया। तीनों उसे जाते हुए देखते रहे, फिर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और कुर्सियों में बैठ गए। कागज खोलकर मेज पर रखते हुए तीनों उस पर यार, रात जो शहर में वारदात हुई वो मेरी समझ में नहीं आई, आसिफ कह रहा था। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि तुम समझ गए होगे, आफ्ताब ने हैरान होकर कहा। तो क्या तुम समझ गए हो? आसिफ भी है लहजे में बोला। नहीं तो मैं भी नहीं समझ सका, उससे मायूसाना अंदाज में शाने उचकाए। तो फिर क्यों कान खा रहे हो? आसिफ ने बड़ा सा मुंह बनाया। भूख लगी हुई है, आफ्ताब शौक अंदाज में मुस्कुराया। तो चलो आप घर चलो, तुम्हारी भूख का बंदोबस्त तो घर में ही हो सकता है। आसिफ चल्ला उठा। हाँ, तुम्हारे ये छोटे छोटे काम तो नाकाफी रहेंगे, एक बात के पीछे न पड़ जाया करो। आसिफ ने तिलमिला कर कहा। अच्छी बात है, मैं एक से ज्यादा बातों के पीछे पड़ा करूंगा, मगर यार ये बातों के पीछे पड़ने वाला मुहावरा मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हारी समझ में कोई मुहावरा है? ये कब है कि ये आ जाएगा? आसिफ बोला। अच्छा भाई, जंजलाट के अंगारे न चबाओ, मुंह जुड़ जाएगा। हमदर्दी का शुक्रिया, हम बात कर रहे थे हम तीनों की और पहुंच गए कहाँ? आसिफ ने उकता कर कहा। किन तीनों की? और हम कहाँ पहुंच गए? सैर करते हुए सड़क पर तो चले जा रहे हैं जिस सड़क पर रोजाना सैर करते हैं। मालूम होता है तुमने संजीदा ना होने की कसम खा ली है। अभी तक तो नहीं खाई थी, तुम कहो तो खा लेता हूँ। आफ्ताब मुस्कुराया। मैं कहता हूँ जब कुछ चढ़ाना नहीं था तो डाका डालने की जरूरत ही क्या थी? आसिफ बोला। अरे अरे, मैंने कब कहा कि मैंने कब कहीं डाका डाला है? आफ्ताब घबरा गया। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, उन तीनों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने रात खालिद नंबू साहब के घर में वारदात की है। सुबह अखबार में पूरी तफसील आई तो है। हाँ, मैं पढ़ चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि वो तीनों बदमाश बहुत ही शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये क्या बकवास है? आसिफ ने बुरा सा मुंह बनाया। क्यों, क्या इससे ऐसा होना नामुमकिन है? आफ्ताब बोला। यार कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया करो, इस काम के लिए तुम जो मौजूद हो। आफ्ताब मुस्कुराया। क्या तुमने नहीं सोचा आखिर उन्होंने वारदात क्यों की? उन्होंने सारा काम पूरे इत्मीनान से किया, किसी किस्म में खतरा या डर नहीं था। तिजोरी और बानियां तक खोलने में वो कामयाब हो गए थे। फिर नकदी, जेवरात और दूसरा कीमती सामान क्यों जूं का तुम छोड़ गए? उनसे पूछकर बताऊंगा, आफ्ताब बोला। मेरी समझ में एक बात आई है और इसीलिए मैं बराबर इनके बारे में सोच रहा हूँ। मैं कब कहता हूँ तुम्हारी समझ में दो बातें आई हैं, एक भी गनीमत है। खैर अब वो भी बता ही दो, कहीं मैं उलझन का शिकार ना हो जाऊं। तुम और उलझन नामुमकिन, तुम वो हो जो कभी उलझता ही नहीं। लाख जाओ। आसिफ ने जल्ला कर कहा। चलो मान लिया, अब ये बताओ तुम्हारी समझ में क्या बात आई है? ये कि वो तीनों जरूर किसी खास चीज की तलाश में थे। बिल्कुल ठीक समझे तुम, ये बात तो मैं सुबह ही समझ गया था। तो फिर तुमने जिक्र क्यों नहीं किया? आसिफ ने दिल मिला कर कहा। इस ख्याल में कहीं तुम्हारा दिल न टूट दिया है, ये सोचकर मैंने तुमसे पहले इस बात को बांट लिया है। आफ्ताब बराबर मुस्कुराया जा रहा था। मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है। अब सवाल ये है कि वो क्या चीज हो सकती है, बल्कि एक सवाल ये भी है कि वो तीनों चीज ले गए। आफ्ताब बोला। हाँ, ये भी बहुत अहम सवाल है, लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब तो हमें इन तीनों से ही मिल सकता है। आसिफ ने सोच में डूबते हुए कहा। तुम इस तरह कह रहे हो जैसे वो तुम बता ही तो देंगे। आफ्ताब बोला। अगर वो तीनों ये मिल गए तो मैं उनसे पूछ कर दिखा दूंगा। सामने से कार आ रही है, सड़क से नीचे उतर आओ। आफ्ताब ने सामने देखते होगा। दोनों सड़क से नीचे उतर आए। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कार की रफ्तार कम हो गई है। फिर वो उनके करीब रुक गए। हेलो आफ्ताब, आसिफ, एक लड़के की खनकदार आवाज सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर पीछे सीट की तरफ देखा। उनका दोस्त माजिद बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके साथ एक टेढ़ा और आदमी सिगार मुंह से लगाए बैठा था। उसकी आंखों पर नजर ज्ञानक थी।
हेलो मौजूद, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने उससे हाथ मिलाए। एक रिश्तेदार से मिलने गए थे, मेरे वालिद खबर जमीन है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, दोनों ने एक साथ कहा। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने शफकत से भरपूर लहजे में कहा। फिर उन दिनों से हाथ मिलाए। शहर वापस जाना है तो आ जाओ, माजिद ने कहा। हम तो घर से सैर करने निकले, सैर करते हुए वापस जाएंगे। अब्बू ये कामरान मिर्जा साहब के बेटे। अरे क्या हुआ? क्या खालिद महमूद के मुंह से हैरतज़दा अंदाज में निकला। जी हाँ, ये वही दोनों हैं। ओह, फिर तो बहुत खुशी हुई तुम दोनों से मिलकर। उन्होंने एक बार फिर उनसे हाथ मिलाया। इस बार उनके अंदाज में और भी गर्मजोशी थी। अचानक उनका रंग उड़ गया, चेहरे पर कपावट के आसार तारी हो गए। आफताब और आसिफ ने उनकी बदलती हालत को हैरत भरी नजरों से देखा। माजिद भी हैरान हैरान नजर आ रहा था। फिर दफातन उनके लब हिले। मेरे बेटों, मेरी मदद करो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। डिक्की में दोनों है ज्यादा रह गए। कई सेकंड तक वो उन्हें देखते रहे। फिर आसिफ ने कहा, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। क्या तुम आज की सैर खत्म करके हमारे साथ कार में नहीं बैठ सकते? हम तुम्हें तुम्हारे घर के पास उतार देंगे, कार में भी तफसील बताऊंगा। खबर जमील बोले। बहुत अच्छा अंकल, आफ्ताब ने कहा। और वो दोनों ही पिछली सीट पर ही बैठ गए। अगली सीट पर सिर्फ ड्राइवर बैठा था। चलो ड्राइवर, खबर जमीन ने कहा और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। आसिफ और आफ्ताब ने बैक व्यू आईने में देखा और एक नौजवान और खूबसूरत आदमी था। चेहरा दाढ़ी मूछों से बेनियाज था। गाड़ी की चलती आफ्ताब ने कहा, हाँ अब फरमाइए, आपको हमारी मदद किस सिलसिले में चाहिए? मैं सोच रहा हूँ तुम्हें किस तरह बताऊं, ये कहानी कहाँ से शुरू करूं? शुरू से शुरू कर दें, आसिफ मुस्कुराया। हाँ, मुझे ये करना होगा। जब तक मैं पूरी तफसील से नहीं बताऊंगा तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। ये आज से 6 माह पहले की बात है। एक रात जबकि माजिद और माजिद की अम्मी अपने नानके गए हुए थे और मैं घर में अकेला था। दरवाजे पर उससे कोई मैंने मुलाजिम को जगाना मुनासिब न समझा और खुद उसका दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा दरवाजे पर एक शरीफ इंसान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने बड़ी नरम आवाज में कहा, वो इस शहर में परदेसी है और एक रात के लिए मेहमान रहना चाहता है। मैंने अपने घर का दरवाजा पर उसके लिए खोल दिया। मेहमान खाने में उसे पहुंचाया। कुछ खाने पीने में उसने इनकार कर दिया था। उसने अपना नाम जहीरुद्दीन खान बताया था। दूसरे ही दिन मैंने उसे नाश्ता कराया। फिर वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद जब मैंने मेहमान खाने में दाखिल हुआ तो दक से रह गया। कमरे में उसका थैला पड़ा था। मैं समझा वो अपना थैला भूल गया है। चुनाचा उसे खोल कर भी न देखा और इसी तरह एक अलमारी में बंद करके रख दिया। दिन गुजरते गए लेकिन वो अपना थैला लेने वापस न आया। एक दिन मेरे दिन में ख्याल आया कि देखूंगी इस थैले में है क्या। फिर मैंने थैला खोल डाला। यहाँ तक क्या कि खावे जमीन खामोश हो गए। आसिफ, आफ्ताब और माजिद इस कहानी को पूरी मैवियत से सुन रहे थे। उनके खामोश हो जाने पर चौंक उठे। आफ्ताब ने फौरन पूछा, इसमें क्या था अंकल? हाँ, अब मैं तुम्हें यही बताने जा रहा हूँ कि उसमें क्या था। थैले के अंदर देखते ही मेरी सिटी गुम हो गई और होश उड़ गए। वो एक बार फिर खामोश हो गए। तीनों ने बेचैनी के आलम में पहलू बदला और आसिफ ने कहा, बताइए आप लोग क्यों गए? हाँ मैं बताता हूँ, इस थैले में कारतूस है, सिर्फ खाली कारतूस। उन्होंने कहा। राइफलों में कारतूस? थैला मुंह तक भरा हुआ था। ओह, उनके मुंह से निकला। उनके चेहरों से कई हैरत या आसार जाहिर हुए। बात कुछ समझ में नहीं आई। आफ्ताब ने कहा, मेरी समझ में नहीं आई। मैं खुद भी हैरान हूँ कि आखिर थैले में इन कारतूसों में क्या काम था? वो शख्स ने कहाँ लिए फिर रहा था? अच्छा खैर, आगे चलिए। 1 माह बाद मुझे खत मसूद और खत में लिखा था, इन कारतूसों को हिफाजत से रखो, मैं किसी वक्त जाकर ले सकता हूँ। अगर कारतूसों के बारे में किसी को बताया तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। नीचे जहीरुद्दीन खान लिखा हुआ था। मुझे याद आ गया, इस अजीब मेहमान ने अपना यही नाम बताया था। 1 माह बाद फिर उसका हाथ मिला। इसमें तो उसने लिखा था कि थैला अपने मकान में किसी जगह छुपा दो। अगर इन कारतूसों पर किसी नजर पड़ गई तो बहुत खतरनाक बात होगी। मैं भी थैला वसूल करने नहीं आ सकता। जब भी मौका मिला मैं जरूर पहुंचूंगा। और इस खत के बाद कोई खत न आया, न वो खुद आया। थैला मैंने एक जगह छुपा दिया था। अब पूरे 6 माह गुजर गए हैं। मैं आज तक समझ नहीं सका क्या फिर वो क्या बला है। राइफलों के कारतूस आम चीज है। राइफलों के कारतूस तो आम चीज है। थैला अब तक मेरे घर में मौजूद है और मेरे जहन हर वक्त परेशान रहता है। मैंने कई बार सोचा कि अपने किसी हमदर्द को ये सारी बात बता दूं, लेकिन हिम्मत न कर सका। आज अचानक मुझसे मुलाकात हुई तो दिल की बात जबान पर आ गई। उनके खामोश होने पर चंद सेकंड तक खामोशी छाई रही। आखिर आफ्ताब ने कहा, क्या आप हमें वो कारतूस दिखा सकते हैं? हाँ जरूर, अगर तुम दोनों अपने आज मेरे घर आ जाओ तो मैं तुम्हें वो थैला दिखा सकता हूँ। ठीक है अंकल, इस वक्त हम घर जाएंगे। शाम को अब्बाजान से इजाजत देकर आपके यहाँ आ जाएंगे। वैसे आप पसंद करें तो हम उन्हें भी सारी बात बता दें। नहीं ऐसा ना हो उनके कानों में भनक पड़ जाए, न जाने वो कौन है और क्या चाहता है।
अच्छी बात है, हम आ जाएंगे, आप बेफिक्र रहें, आफ्ताब ने कहा। उनका घर नजदीक आ गया था। उन्होंने कार सड़क के किनारे रुकवाई और दोनों नीचे उतर आए। कार जो ही आगे बढ़ी, दोनों की नजरें डिक्की पर पड़ी। डिक्की का दरवाजा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था और उसमें से इंसानी चेहरा झांक रहा था। निकल गया, वो दक से रह गए। कार लम्हा वल्लामा उनकी नजरों से ओझल हो रही थी। आनंद फानंद में ये क्या हालात पेश आ गए थे। वो तो घर से सैर करने निकले थे, रास्ते में उनका दोस्त और दोस्त के वालिद कार में आते नजर आए थे। कार उनके करीब रुक गई थी। खावर जमीन ने उनसे कार में बैठकर उनकी बात सुनने की दरख्वास्त की थी। वो कार में बैठ गए थे। शहर की तरफ जाते हुए उन्होंने कारतूसों की थैले की अजीबो गरीब आवाज की कहानी सुनाई थी। फिर घर के नजदीक वो नीचे उतरे और जब कार आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कार की डिक्की में कोई आदमी मौजूद था। चंद लम्हे तक वो सख्ते के आलम में खड़े रह गए। आसिफ भाई हम क्या करें, आफ्ताब ने घबरा कर कहा। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो घर चले और या किसी रक्शे में बैठकर माजिद की घर जा पहुंचे। ना ये जाने डिग्गी में कौन शख्स छुपा हुआ था। आसिफ बोला क्यों ना हम घर चल के अब्बा जान सारी बात बताते हैं। घर पिछन के दिन से पड़ी है। ठीक है, दोनों दुखे में दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए। कामरान मिर्जा सामने बैठे थे। शनाज बेगम से बातें करते उन्हें देखकर चौंक उठे। खैर तो है, आज तुम जल्दी आ गए। अब्बा जान वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं जल्द से जल्द आपको सारी बात बताता हूँ। ये क्या कर उसने हावड़े मिल के मिलने और कार में वहां तक आने के बारे में जल्दी जल्दी बताया और फिर बोला अब बताइए हम क्या करें। आराम, उन्होंने खिलाफे तवक्को मुस्कुरा कर कहा। दोनों ऐसा रह गया। उनका ख्याल था कि वो ये कहानी सुनकर जरूर उछल पड़ेंगे और उनके साथ माजिद की घर रवाना हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कामरान मिर्जा न चौंके न उठे, बल्कि उनके चेहरे पर तो हैरत के आसार भी पैदा न हुए और यही बात उन दोनों के हैरान कर किए दे रही थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अंकल हम हैरान है, आप ये कहानी सुनकर हैरान नहीं हुए? मेरे लिए इसमें हैरान होने की बात है ही नहीं। उन्होंने कहा आखिर कैसे, क्या आप इस सिलसिले में जानते हैं? आफ्ताब ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं हालात और वाकया सुनकर अंदाजा जरूर लगा दिया करता हूँ। अच्छा खैर तुम यूं करो, किसी रिक्शे में बैठ कर मिल यहाँ चले आओ। हम वहां जाकर क्या करेंगे? हालात का सामना। बस अब और कुछ ना पूछे, इतनी इजाजत भी इसलिए दे रहा हूँ कि माजिद तुम्हारा दोस्त है। अच्छा अब जाओ, अगर कोई खास बात हो तो मुझे फोन कर देना, फिर मैं जब मुनासिब समझूंगा फोन पर हिदायत दे दूंगा। अच्छा जी अच्छा। हैरान परेशान से उठ खड़े हुए। कामरान मिर्जा उन्हें एक अजीब आदमी नजर आ रहे थे। घर से निकलते हुए रिक्शे की सूरत नजर आ गई। 15 मिनट के बाद वो माइसी घर के सामने पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उन्होंने दस्तक देने की जरूरत महसूस नहीं की और बेधड़क अंदर घुस गए। मगरिब का वक्त तो चला था। कमरे में बल्ब रोशन हो गए थे। कमरे में उन्हें हलचल सी महसूस हुई। अचानक एक आवाज उनके कानों से टकराई। तुम अब मेरे हाथ से बच नहीं सकते खबर जमीन। वो तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने देखा खबर जमीन माजिद और उनका ड्राइवर हाथ उठाए खड़े थे। उनके सामने एक शख्स पिस्तौल उठाए खड़ा था। उस आदमी की खबर उनकी तरफ थी, वो उनसे बेखबर था। दोनों दबे पांव आगे की तरफ बढ़ने लगे। सुनो देखो, अपना पिस्तौल जेब में रख लो, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा छल्ला अब तक जूं का तुम पड़ा हुआ है, तुम बड़ी खुशी से ले जाओ। मुझे कोई एतराज नहीं, खबर जमीन कह रहे थे। गलत कहते हो, मैंने खुद अपने कानों में सुना है। तुमने छल्ले के बारे में दूसरों को बता दिया है। अब मैं तुम्हें किसकी हिम्मत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने किसी को नहीं बताया। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने बताया है? आज अभी थोड़ी देर पहले जब शुनकाहट में अपने बेटे के साथ आ रहे थे, क्या उस वक्त तुमने दो लड़कों को कार में नहीं बिठाया था और थाले की कहानी नहीं सुनाई थी? क्या मगर तुम इस वक्त कहाँ थे? खबर जमीन ने बुरी तरह हटला कर कहा। उनका रंग उठ गया और वो थर थर कांपने लगे थे। मैं सब तुम्हारी कार की डिक्की में था। तुम्हारी कार के अंदर एक आला लगा हुआ था और साले के जरिए मैं डिक्की के अंदर दुबका हुआ तुम्हारी बातें बखूबी सुन रहा था। तुम क्या समझते हो मैं बेखबर अपने घर में बैठा हुआ था? मैं तो तुम्हारी न जाने कितने दिनों से निगरानी कर रहा हूँ। साई की तरह तुम्हारे साथ साथ रहा हूँ। तुमने बतैदी की और अब ऐदी की सजा मेरे नजदीक मौत है। क्या मेरे आसान का यही बदला? मैंने तुम्हें एक रात अपने घर में ठहरा दिया और फिर तुम्हारे थल्ले की साल भर हिफाजत करता रहा। इसका सिला तुम मुझे ये दे रहे हो। लानत है तुम पर। खबर जमीन ने झंझला कर कहा। अगर तुमने ये राज किसी को ना बताया होता तो बहुत फायदे में रहते हो आंसा। आखिर तुम वो कौन और ये कारतूस कैसे हैं? तुम्हारे इन दोनों सवालात के जवाब मैं नहीं दे सकता। वैसे तुम मुझे मेहमान कहकर बुला सकते हो। अच्छे मेहमान हो। मेजबान की जान लेने पर तुम लोग हो। तुमने अभी तक अमानत की पूरी तरह हिफाजत नहीं की। ये कहकर पिस्तौल वाले ने ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाई था कि आसिफ और आफ्ताब एक साथ उसकी कमर से टकराए और वो उनके मुंह गिर गया। आसिफ और आफ्ताब भी गिरते गिरते बचे। पिस्तौल हमलावर के हाथ से निकलकर फर्श पर दूर तक घिसटता चला गया। आसिफ ने झट उसे उठा दिया। ओह ओह मेरे बच्चों, तुमने कमाल कर दिया।
माँ मगर तुम यहाँ कैसे पहुंच गए, तुम्हें तो यहाँ रात को आना था, खावर जमीन ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। फिर वो उन दोनों की तरफ बढ़े और उनसे चिमट गए। अरे अरे अंकल, वो निकल जाएगा, आफ्ताब ने घबरा कर कहा। कौन निकल जाएगा, खावर जमीन ने हैरान होकर कहा। ये अरे वो तो निकल भी गया, आफ्ताब ने अक्का बक्का होकर कहा। हमलावर है नसक खावर जमीन खुशी से दीवाने होकर चिमटाने के लिए आगे बढ़े। कमरे से निकल भागने में कामयाब हो गया था और वो खड़े हाथ मल रहे थे। शमशाद खान, मुझे बहुत अफसोस है, ये सब मेरी वजह से हुआ, खावर जमीन ने बढ़ाई हुई आवाज में कहा। कोई बात नहीं अंकल, जो कुछ हुआ आपकी जान बच गई, बहुत अच्छा है, ये बहुत है। आसिम आफ्ताब, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूँ, दोस्त हो तुम जैसा हो, माजिद के मुंह से निकला। मैं भी ये आसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम यकायक यहाँ तक पहुंच कैसे गए। आपने जब हमें कार से उतारा और कार आगे बढ़ी तो उसे ने देखा कार की डिग्गी का दरवाजा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था और उसमें से एक आदमी का चेहरा झांक रहा था। बस हम घबरा गए और रिक्शे में बैठ कर यहाँ पहुंच गया। आफ्ताब ने बताया। उसने एक बात नहीं बताई कि वो दोनों साड़ी कहानी कामरान मिर्जा को भी बता आए हैं। खैर, जान बच जाने की खुशी में ही तुम्हें और इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा को दावत तुम्हें फिर किसी दिन दूंगा। इस दिन और बहुत से दोस्तों को भी बुलवाऊंगा, लेकिन आज शाम का खाना भी तुम मेरे साथ खाना। अब्बा जान और अम्मी जान हमारा इंतजार कर रहे होंगे, आफ्ताब ने कहा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया, इस वक्त तक तुम दोनों को सैर के बाद घर पहुंच जाना चाहिए था। वो जरूर परेशान होंगे, तो यूं करोगे उन्हें फोन कर दो, बता देना कि रास्ते में हम मिल गए थे और हमारे साथ तुम्हें यहाँ आना पड़ गया। जी अच्छा, फोन क्या है, आफ्ताब ने पूछा। मायूद ने फोन वाले कमरे में ले जाओ। मायूद ने वहां ले आया। आफ्ताब ने घर के नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फौरन जवाब मिला। ये इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा है, मैं उनकी बेगम बोल रही हूँ। अम्मी जान, ये मैं हूँ आफ्ताब। ओ बेटा आफ्ताब, क्या बात है, खैर तो है? अब्बा जान को फोन दे दे, मुझे उनसे कुछ कहना है। लेकिन वो तो घर पर नहीं है, तुम्हारे जाने के फौरन बाद वो घर से चले गए थे। वो खैर वो आए तो उन्हें बता दें कि हम आज रात को खाना अपने दोस्त मायूद के घर खाएंगे। उन्होंने हमें रोक लिया है। सैर के दौरान ये लोग रास्ते में मिल गए थे। आफ्ताब ने गोल मोल अंदाज में कहा। अच्छी बात है, मैं समझ गई तुम्हारे अब्बा जान आएंगे तो बता दूंगी। बहुत शुक्रिया अम्मी जान, आफ्ताब ने कहते हुए रिसीवर रख दिया। वो वापस आए तो कमरे की फिजा पुरसुकून हो चुकी थी। खावर जमीन कुर्सी पर बैठे थे और उनका ड्राइवर जा चुका था। बावर्ची को तो शायद इस हंगामे की खबर ही नहीं हुई थी, वो बावर्ची खाने में मसरूफ रहा था। वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो खावर जमीन ने कहा, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा, तुम दोनों को यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं अंकल, हम फोन कर ही आए हैं, अब अगर यहाँ कुछ देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अब आप हमें कारतूसों और थाला दिखा दें। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। मूड खड़े हुए उनके साथ चलते हुए वो एक कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे के सामने दीवार में भी एक दरवाजा था। खावर जमीन ने उस दरवाजे में लटका हुआ बड़ा सा ताला खोला और वो अंदर दाखिल हुए। ये कब्रखाना जिसमें टूटी और पुरानी चीजों का एक अंबार लगा हुआ था। खावर जमीन ने उस अंबार को एक तरफ देखा। खावर जमीन ने उस अंबार को एक नजर देखा और वे एक तरह से चीजें इधर उधर हटाने लगे। फिर उनके हाथों की हरकत में तेजी आ गई, चेहरे पर परेशानी के आसार साफ दिखाई देने लगे। क्या बात अंकल, खैर तो है? वो थैला यहाँ नहीं था। वो थैला यही था, मैंने इसी जगह छुपाया था। उन्हें भुगला कर कहा। ओ जरा अच्छी तरह इत्मीनान कर रहे हैं, हो सकता है आपने किसी और जरूर रख दिया। आफ्ताब बोला। वो मैं देखता हूँ 15 मिनट तक चीजें और के देखने के बाद भी ये बात साबित हो गई कि कारतूसों का थैला कब्रखाने में कहीं नहीं था। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा आफ्ताब और अस्सी को घर जाने के बाद मुस्कुराते उठे। उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और घर से बाहर निकल आए। चंद सेकंड बाद उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर उड़ी आ रही थी। 15 मिनट के बाद उन्होंने एक जगह मोटरसाइकिल रोक ली और उस पर से उतर आए। आज वो फुटपाथ पर टहल रहे थे। उनकी नजरें बार बार एक मकान के दरवाजे की तरफ उठ रही थी। आखिर उस मकान का दरवाजा खुला और एक आदमी भागते हुए निकला। उसे निकलते देखकर वो जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ गया। उन्होंने देखा वो शख्स भी मकान के पास खड़ी हुई मोटरसाइकिल पर बैठ रहा था। दूसरी लम्हे उनकी मोटरसाइकिल इस आदमी की मोटरसाइकिल का ताकुब कर रही थी, लेकिन दरमियान में इतना फासला था कि ताकुब का शुबा नहीं हो सकता था। उन्होंने दरमियानी फासला बरकरार रखा और उस मोटरसाइकिल को भी नजरों से उजल ना होने दिया। ये ताकुब आधे घंटे तक जारी रहा। आखिर मोटरसाइकिल एक बड़ी सी इमारत के सामने रुक गई। मोटरसाइकिल का इंजन बंद करके वो आदमी उस इमारत की सीढ़ी चढ़ने लगा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने भी अपनी मोटरसाइकिल पहले की बराबर में खड़ी की और सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब वो आदमी उन्हें नजर नहीं आ रहा था। हर मंजिल पर आने वाले कमरे में झांकते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दाएं तरफ उन्हें एक सुर्ख रंग का दरवाजा नजर आया। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ तो उन्होंने देखा मोटरसाइकिल वाला उस कमरे में मौजूद था और फोन पर झुका किसी के नंबर डायल कर रहा था।
وہ دم ساتھ کھڑا گیا، پھر فون کا سلسلہ مٹ گیا اور ساتھ میں کہا ہیلو میں شمشاد خان بول رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. یہ کیا کہ وہ دوسری طرف کی بات سنتا رہا. پھر بولا جی نہیں میرا کسی نے ڈاکٹر نہیں کیا، یہ کیا کر. اس نے پھر دوسری طرف کی بات سنی اور بولا جی ہاں مجھے یقین ہے کسی میں میرا پیچھا نہیں کیا. ٹھہرو دوست. اس پر کامران نے مرزا نے پرسکون آواز میں کہا. شمشاد خان چونک کر مڑا. اس کے آگے حیرت اور خوف کے مارے پھیلتی چلی گئی. انسپکٹر کامران مرزا پستول ہاتھ میں لیے اس کے سر پر کھڑے تھے. اس کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو. ریسیور مجھے دے دو، اس کے باقی سوالات کا جواب میں خود دوں گا. انہوں نے مسکرا کر دھیمے لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور اس کے ہاتھوں سے لے کر کان سے لگا لیا اور اسے بار بار ہیلو کہا جاتا رہا. پھر جھنجھلا کر کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیا شام سون گیا ہے؟ ہاں صاحب ہی سون گیا. انسپکٹر کامران مرزا نے مسکرا کر کہا کیا مطلب؟ ارے یہ آواز کون ہے تم؟ خاکسار کو انسپکٹر کامران مرزا کہتے ہیں. شمشاد خان نے غلط کہا ہے، اس کا تعقب میں نے کیا اور فون والے کمرے تک کیا ہے. یہ وجہ کہ میں صرف فون پر تم سے بات کر رہا ہوں. تم شمشاد خان سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو. تم نے شمشاد خان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دوسری طرف سے برا کر کہا گیا. میں تو ابھی تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ بالکل صحیح سلامت ہے. کہیں سے بھی ٹوٹا پھوٹا. ویسے تم سے ٹوٹی پھوٹی حالت میں دیکھنا پسند کرو گے؟ سنو اگر تم بہادر ہو جیسا کہ میں نے سنا ہے تو یہی ٹھہرنا، میں آ رہا ہوں. ارے کیا مجھ سے کچھ لوگے؟ اس شمشاد کے ہاتھوں تمہیں پٹواؤں گا. بہت خوب، یہ تو بہت دلچسپ کھیل رہے گا. جلد آؤں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں. لیکن اگر تم نے اپنے خاص آدمیوں پولیس والوں کو بلایا تو یہ بات سارے شہر میں مشہور کرا دی جائے گی کہ انسپکٹر کامران مرزا جو بہت دلیر اور بے خوف آدمی مشہور ہے دراصل اندر سے ایک گیدڑ سے بھی کم ہے. بے فکر رہو، شمشاد خان اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے کسی کو نہیں بلایا. تو پھر میں آ رہا ہوں. کیا اکیلے آؤ گے کامران؟ انسپکٹر کامران مرزا نے پوچھا. نہیں میرے ساتھ چند آدمی ہوں گے لیکن وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تمہارے لیے تو شمشاد خان ہی کافی ہوگا. اچھی بات ہے. یوں ہی صحیح کیا کرو. ریسیور رکھ دیا اور شمشاد خان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. پھر بولے یار مجھے پیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جی کیا مطلب؟ تمہارا استاد یہاں آ رہا ہے، اس کا پروگرام مجھے تمہارے ہاتھوں سے پٹوانے کا ہے. اوہ یہ تو بہت برا ہوا. شمشاد خان نے بوکھلا کر کہا. کیا برا ہوا؟ مگر نہیں. پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اندر شریفانہ زندگی گزارو گے. پچھلی مرتبہ تم نے نیشنل بینک میں ڈاکہ ڈالا تھا تو میں سوال لگاتا ہوں تم تک پہنچ گیا تھا، لیکن میری چھوٹی بہنی کی خاطر میں تمہیں سزا میں کمی کی سفارش کی تھی اور تم جلد راہ کر دے گئے تھے. اس کے باوجود میں تمہیں آج یہاں دیکھ رہا ہوں. میں مجبور ہوں. میری بہن اس کی قید میں ہے. اگر میں اس کے لیے کام نہ کروں تو وہ اسے ختم کر دیں گے. اس سے روتے ہوئے کہا. او تم نے ان حالات کی مجھے کیوں خبر نہ دی؟ وہ ہر وقت میری نگرانی کرتا ہے. کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی تمہاری نگرانی ہو رہی ہوگی؟ نگرانی کرنے والوں نے مجھے بھی دیکھ لیا ہوگا. جی ہاں ضروری بات ہے، لیکن نگرانی کرنے والا صرف نگرانی کرے گا، اسے رپورٹ دے گا. وہ مگر یہ تو بتاؤ تمہاری بہن اس کے قبضے میں کیسے چلے گی؟ جیل سے چھوٹ کر میں مزدوری تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ ایک دن بہن غائب ہو گئی. اس کے بستر پر ایک خط پڑا ملا. اس میں لکھا تھا تمہاری بہن ہمارے قبضے میں ہے. اگر تم نے ہماری ہدایت پر عمل نہ کیا تو ہم اسے جان سے مار دیں گے. اس دن میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں کٹپتلی بن گیا. یہ کمرہ بھی مجھے اسی نے دیا ہے. کیا تم اسے جانتے ہو؟ جی نہیں، بس فون پر اس کی آواز پر جانتا ہوں. خیر آواز تو خیر میں بھی سن چکا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ وہ آواز بدل کر بھی بولتا ہے. جی ہاں میرا بھی یہ خیال ہے. اچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بہت برا ہوا. وہ مجھے تمہارے ہاتھ سے پٹوانا چاہتا ہے. تم اس میں برا کیا ہے؟ کیا تم یہ پیڑ سے ہوئے؟ جی اسے ایک کرخت آواز سنائی دی. ہاں انسپکٹر شمشاد خان نہیں پیڑ سکتا. دشمن آ گئے. تھلا نہ ملنے پر خاور زمین آواز باختہ نظر آنے لگے. ان کے چہرے پر پسینے قطرے اوپر آئے. او خدا اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے جان سے مار دے گا. کمال ہے آخر تھلا یہاں سے کہاں چاہ سکتا ہے؟ آصف نے کہا. کیا کسی اور کو بھی معلوم تھا کہ تھلا آپ نے یہاں رکھا تھا؟ بے شبہ کسی کو معلوم ہو سکتا ہے. میں نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر وہ تھیلا چھپایا تھا. تو پھر ضرور آپ کا مہمان ہی تھیلا لے اڑا ہے. اسے یہ بات تو معلوم ہوگی تھیلا آپ نے گھر میں کہیں چھپا رکھا ہے. شاید جو شخص آپ کی ڈکی میں پہنچ سکتا ہے اس کپڑ خانے تک بھی پہنچ سکتا ہے. وہ ضرور تھیلے کھولنے کا ماہر بھی ہے. آفتاب نے کہا. ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. پھر بلا وہ آپ کو کیوں مارنے لگا؟ اب اسے اپنا تھیلا تو مل ہی چکا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تھیلا بھی اور لے ہوا. اس صورت میں وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. ہاں اگر ایسا ہوا تو ضرور بات پریشانی والی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں. جب تک وہ گرفتار نہیں ہو جاتا آپ کی فائل کا انتظام کر دیا جائے گا. سوال تو یہ ہے کہ اس تھیلے میں تھا کہ؟ آفتاب بولا.
कारतूस आसिफ बोला। वो सिर्फ कारतूसों के लिए इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं होती, इन कारतूसों में जरूर कोई चीज थी, आफ्ताब ने मुंह बनाया। तो फिर तुम ही बताओ इनमें क्या चीज थी? इन कारतूसों में बारूद और गोलियां नहीं होंगी, जरूर कोई और चीज होगी, कोई बहुत ही कीमती या बहुत ही खतरनाक चीज। आफ्ताब ने खोए हुए अंदाज में कहा, वो शायद तुम ठीक कहते हो। आसिफ ने चौंक कर कहा, और इसका मतलब ये होगा कि चक्कर को मामूली चक्कर नहीं है। आफ्ताब मुस्कुराया, वो तो यार हम जब भी उलझते हैं किसी खास चक्कर में उलझते हैं। आसिफ बोला, अब इसका मतलब ये भी है कि जब तक अंकल की हिफाजत का बंदोबस्त नहीं हो जाता हमें यही रहना होगा, क्योंकि अंकल भी इस घर में नहीं है। देखा जाएगा, अब्बा जान किसी वक्त तो घर पहुंचेंगे। हम मम्मी जान को यहाँ के नंबर नोट उड़ा देते हैं ताकि वो जब भी आए हमें फोन कर लें, ये ठीक रहेगा। पहले उन्होंने यही काम किया, उसके बाद वो सब ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और इस सिलसिले में बातें होने लगी। इसी फोन की घंटी बजी, खावर जमी लोग खड़े हुए। माजिद, तुम अपने दोस्तों से बात करो, मैं फोन सुन कर आता हूँ। ठीक है भैया, में वो चले गए। एक किस कदर हैरत अंगेज इत्तेफाक, आफ्ताब कहते कहते रुक गया। कौन सा हैरत अंगेज इत्तेफाक की बात कर रहे हो? बात मुकम्मल क्यों नहीं करते? आज ही अंकल हमारी में सवैकुड़ा मिले और आज ही उनके पुरस्कार मेहमान को टिक्की में बैठना था। क्या ये हैरत अंगेज इत्तेफाक नहीं है? हाँ है तो, लेकिन इसे क्या किया जाए कि हमें जितने भी इत्तेफाकात पेश आते हैं वो हैरत अंगेज और अजीबोगरीब भी होते हैं। आसिफ बोला, तुम भी ठीक कहते हो। आफ्ताब बोला। इसी और दोनों कदमों की आवाज सुनी। खावर अम्मी वापस आ रहे थे। उन्होंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, खाना तैयार हो गया और पहले खाना खा लें। अंकल क्या बाहर का दरवाजा बंद है? हाँ क्यों? उन्होंने परेशान होकर कहा, हमें मोहतात रहना चाहिए। ओ हाँ ठीक है, तो क्या मैं तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करा दूं? हाँ रात और दिया आपका मेहमान अगर चाहे तो इस वक्त यहाँ आ सकता है। इस वक्त उसे रोकने वाला कोई ना होगा। बहुत अच्छा, मैं ड्राइवर से कहकर दरवाजे बंद करा देता हूँ। 15 मिनट तक वो खाने की मेज पर बैठ चुके थे, लेकिन अभी उन्होंने खाना शुरू किया था। ये 3 मीठी आवाज उन्होंने चौंका दिया। अकेले अकेले खाना कोई अच्छी बात नहीं। उन्होंने मुखला के दरवाजे की तरफ देखा, वहां 3 लंबे तिरंगे नौजवान खड़े थे। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने पुरसुकून अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा। स्टेन गन लिए 3 आदमी खड़े थे, तीनों के चेहरे पर नकाब चढ़े हुए थे। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा कि तुम पिस्तौल की गोली का वार बचा जाते हो, इसलिए हम स्टेन गने लेकर आए हैं। अगले आदमी ने कहा, लेकिन तुम तो मेरा मुकाबला शमशाद से कराने के लिए आए थे। कामरान मिर्जा मुस्कुराए, हाँ शमशाद खान ही तुमसे लड़ेगा। उनमें से फिर इसी ने कहा, पिछले 2 बिल्कुल खामोश खड़े थे, तो फिर स्टेन गने किसके साथ लाए हो? हमें खतरा था कि तुम गेम बदैती न कर बैठो और पुलिस को इत्तला न कर दो। अब तो तुम्हें यकीन हो गया, इसलिए स्टेन गने एक तरफ रख दो और वादे के मुताबिक मुझे शमशाद खान से लड़ने लो। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा मुस्कुराए, स्टेन गने नहीं रखी जाएंगी। हम क्या जाने तुमने फोन किया या नहीं। शमशाद खान ने, शमशाद खान से क्यों नहीं पूछ रहे थे? उन्होंने कहा, हमें क्या जरूरत है? फिर ये भी तो हो सकता है कि तुम पहले ही अपने खुफिया साथी साथ लेकर आए हो। गलत ख्याल है तुम्हारा। बहरहाल हम स्टेन गने आज से नहीं रखेंगे। अब तुम अपनी जगह से हरकत न करना। मैं शमशाद खान के कान में एक बात करूंगा, बस उसके बाद ये इस कदर जोश में आ जाएगी तुम्हें जमीन पर फटक फटक कर मारेगा और तुम ये सोचने में मजबूर हो गई क्या मुसीबत मोल बैठे। जो करना है जल्दी करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने मुंह बनाकर कहा, बहुत अच्छा इजराइल मिकाइल, तो तुम दोनों इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा को अपने निशाने में की जद में रहोगे। मैं आगे बढ़कर शमशाद खान के कान में कुछ कहूंगा। नहीं नहीं, शमशाद खान हो गया अंदाज में चिल्लाया, अरे अरे तुम्हें क्या हुआ? इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा हैरान रह गए। अभी मालूम हो जाता है कि इसे क्या हुआ है या होने वाला है। पहले ने आंसर कहा, अरे हाँ मैं तो भूल गया, तुमने अपने साथियों को के नाम तो बता दिए लेकिन अपना नहीं बताया। वैसे नाम बहुत चुन कर रखे हैं, इजराइल मिकाइल। भाई वाह, अब इजराइल पेशा लोग फरिश्तों के नाम भी रखने लगे। कामरान मिर्जा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ मेरा नाम भी जानना चाहते हो तो सब लोग मुझे इसराफील कहते हैं, लेकिन अफसोस तुम्हारे हाथ में सूर के बजाय स्टेन गने हैं। कामरान मिर्जा ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए मुझे क़यामत से पहले तुम्हारे कानों में सूर फूंकना और ये काम मेरी स्टेन गन ही करेगी। तो ये इरादे हैं? कामरान मिर्जा हंसे, हाँ औसम उड़ाकर कहा। शमशाद खान के कान में कुछ कहने से पहले अगर तुम मेरे कान में भी एक बात कह दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने अजीब से लहजे में कहा, क्या मतलब? इसराफील चौंका, मैं ही जानना चाहता हूँ, क्या तुम खुद आए हो या किसी ने तुम्हें भेजा है? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? इसराफील के लहजे में हैरत थी। जब से मैंने फोन पर बात की थी उसकी आवाज तुम्हारी आवाज से बहुत मुख्तलिफ थी, इसलिए मेरा ख्याल है वो खुद नहीं आया, उसने अपने 3 चमचों को भेजा है।
बको मत, तो नहीं जानते तुम्हारे सर पर मौत मंडरा रही है, इसराफील ने चिल्ला कर कहा। मैं समझ गया वो खुद नहीं आया, बहुत बुज़दिल है। वो बुज़दिल है या बहादुर, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसराफील की आवाज में शिद्दत पैदा हो गई। बहुत खूब, मैं जो कुछ जानना चाहता तो जान चुका हूँ, अब तुम अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हो। काश इस शो को देखने के लिए चारों कुछ मुल्ज़िम यहाँ होते, कितना लुत्फ आता उन्हें। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कमरे में वाकई कोई दिलचस्प खेल शुरू होने वाला है। और सारा लुत्फ तुम खुद ही उठाओगे, इसराफील ने बिना कर कहा। अच्छा मशवरा है, मैं यही करूंगा। मुस्कुराए। इतने में 2-3 लंबे लंबे डग भर कर वो शमशाद खान के पास पहुंच गया। शमशाद खान एक बार फिर खौफजदा अंदाज में अगलाया। नहीं कहा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने उसे बुरी तरह घूर कर देखा। वो हैरान थे कि इससे हो गया। उन्होंने देखा इसराफील झुककर शमशाद खान कान में कुछ कहने लगा था। अचानक इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा बड़े जोर से चौंके। उन्होंने गैरतंगेज मंजर देखा था। खूनी मुकाबला। इन तीनों के चेहरे पर शरीफ बच्चों जैसी मुस्कुराहटें थी। अगरचे चेहरों पर गुंडों जैसी बड़ी बड़ी मूछें थी। जिस्मों पर पतलूने और जैकटें थी और हाथ में शार्प पिस्तौल। कौन हो तुम? और अंदर किस तरह दाखिल हुए? खबर जमीन ने बुखलाकर कहा। हमारे नाम, पहले ने कहा और जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। जीरू जीजा, दूसरे ने कहा और उसने भी जुमला बीच में छोड़ दिया। और जंगू है, तीसरे ने जुमला मुकम्मल किया। ये क्या बकवास है? तुम जुमलों के टुकड़े क्यों कर रहे हो? खबर जमीन ने उड़ा कर कहा। इससे के गैर हम 3 हैं, लेकिन अंदर से 1 हैं। हम जो काम भी करते हैं मिलकर करते हैं। तीनों ने अपने अपने हिस्से के अल्फाज अदा किए। दाल न दिखाओ, दिमाग न खाओ और एक आदमी बात करो। बहुत अच्छा कि मुस्कुराएंगे। अब सिर्फ मैं बात करूंगा। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या हमारे नाम सुनकर भी तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ? नहीं। क्या नाम बताए थे तुम्हें? क्या खबर जमीन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जीरू, जीरा और जीजा। भाई वाह। जेम की पूरी गर्दानी मौजूदा आफ्ताब ने खुश होकर कहा। इसकी आवाज सुनकर जीरो उसके साथियों ने चौंक कर उसे देखा और छुटक कर आ गए। ये क्या बात हुई? क्या हमारे चेहरों पर कोई अजीब अजूबा नजर आ गया है? जिस तरह आंखें फाड़ कर देख लिया। आसिफ ने कहा, तुम दोनों कौन हो? हाँ, जमीन के लड़के को तो वो नहीं। क्यों? सिर्फ एक ही बेटा। हाँ, उनके बेटे के दोस्त हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? आसिफ और आफ्ताब। बहुत खूब। तो नन्हे लड़कों, इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम सिर्फ देखो, सुनो और खामोश बैठे रहो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आसिफ ने हैरान होकर कहा। क्यों नहीं हो सकता? हम इस घर में मेहमान और अपने मेजबानों के साथ देना हमारा फर्ज है। तो ठीक है, हम जो सलूक तुम्हारे मेजबानों के साथ करेंगे वही तुम्हारे साथ भी करेंगे। हम भी यही चाहते हैं। आसिफ मुस्कुराया। तुमने अब तक बताया नहीं कि तुम क्या चाहते हो। अगर हमारे ना सुनने के बाद भी तुम नहीं समझे तो सुनो, हम डाकू हैं और तुम्हारा घर लूटना है। इससे जवाब में तुम ये कहोगे कि घर में नकदी और ज़ेवरात बहुत कम तादाद में मौजूद है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें करना सिर्फ ये कि बिस्तर पर से उठकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। हम तुम लोगों पे हाथ और पैर बांध देंगे। सिर्फ तुम्हारे मुलाजिम राज की रस्सी यादें वो ढीली करते जाएंगे ताकि कुछ देर बाद रस्सी खोलकर तुम लोगों को रस्सियों ने निजात दिला सके। खबरदार, तुम इस कोई कोशिश नहीं करोगे और ना, वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। खबर जमीन ने धमकी दी। ये जिम्मेदारी तो हम पर पहले ही आयद है। आप इसकी फिक्र ना करें और मेहरबानी करके दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। सुनो दोस्तों, जब तक तुम हमसे दो हाथ नहीं कर लेते हम हाथ नहीं बंधवाएंगे। आसिफ ने उड़ा कर कहा। दो हाथ और तुम करोगे? जीरू ने क्या कर गया। हाँ, हम करेंगे। आफ्ताब ने पुरसकून आवाज में कहा। क्या तुम देख नहीं रहे हमारे हाथों में पिस्तौल है? देख रहे हैं कि तो बब्बियां किसी और को देना। हम इन नकली पिस्तौलों में डरने वाले नहीं, क्योंकि ऐसी पिस्तौलों से भी आज तक नहीं डरे। क्या? जीरू उसके साथियों के मुंह से एक साथ निकला। तुमने क्या कहा? नकली पिस्तौल? खबर जमीन में मारे हालत के कहा। हाँ, ये तीनों पिस्तौल बिल्कुल नकली हैं। इनके ट्रिगर दबाने का सिर्फ धमाका होगा। आफ्ताब मुस्कुराया। ये गलत है, तीनों पिस्तौल असली हैं। तो फिर हम तुम्हें फायर करने की दावत देते हैं। आसिफ बोला। ठीक है, ये लोग यूं नहीं मानेंगे। लो देखो, हम आतिशदान पर रखे गुलदान का निशाना लेते हैं। कोई गुलदान अपनी जगह से गायब हो गया और इसके टुकड़े इधर उधर मुंतशिर हो गए तो तुम समझ लेना कि पिस्तौल असली है। ठीक है, फायर करो। आफ्ताब बोला। लड़का, तुम आंखें बहुत चलाक हो, चलो गुलदान की तरफ देखो। जीरू ने कहा। सिर्फ आफ्ताब और आसिफ बल्कि तमाम लोग भी गुलदान की तरफ देखने लगे, लेकिन फायर ना हुआ। क्या हुआ? क्या तुम बचरिया बन गए हो या तुम्हें सांप सुन गया है? ये दोनों ही बातें नहीं है। तो फिर कोई तीसरी बात होगी। ये क्या है? सिर्फ ये कि तुम पर तरस आ गया। क्या कहा? तरस आ गया? हाँ, वरना फायर तो तुम्हारे सरों पर भी किया जा सकता है। यार क्यों मजाक करते हो? आसिफ ने मुंह बनाकर कहा। हमारी तरफ मुड़ो, गौर से इन पिस्तौलों की तरफ देखो। जीरू की आवाज में अजीब सी खनक थी। पहले से काफी गौर से देख चुके हैं एक बार, और उसके बाद जरूर तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। आखिर उन्होंने तीनों की तरफ मुड़ कर देखा
पिस्तौलों पर नजर पड़ती ही आसिफ और आफ्ताब बुरी तरह चौंके। क्या हुआ? खबर जमीन ने हर्षदा लहजे में पूछा। क्या हुआ? तब पिस्तौल असलियां आफ्ताब के मुंह से निकला। उसकी आंखों में बला की हैरत थी। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा दक से रह गए थे। जो कुछ हुआ उनके गम गुमान में भी ना तो वो तो ये समझे थे कि शेन गन वाला वाकई शमशाद खान के कान में कुछ कहना चाहता, लेकिन ये बात नहीं थी। वो तो सिर्फ एक बहाना था। इस शेन गन वाले ने दरअसल शमशाद खान के बाजू में एक सुई तेजी से चुभो कर निकाल दी थी और ये बात इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा से छुई न रह सकी थी। शमशाद खान के मुंह से एक लंबी सिसकी निकली और फिर कामरान मिर्जा की आंखें खुली ही खुली रह गई। चंद सेकंड के अंदर अंदर शमशाद खान का रंग बिल्कुल सुर्ख हो गया। आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गई। यूं लगा जैसे खून अभी टपक पड़ेगा। उसके जिस्म की तमाम रगें और मछलियां खींच गईं। अब वो एक बहुत ही भयानक आदमी नजर आ रहा था। ऐसे में शेन गन वाले की आवाज कमरे में गूंजी। सुनो शमशाद, मेरा नाम इसराफील है। तुम्हारे सामने इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा खड़े हैं। इन पर टूट लो और उनकी टिक्का बोटी कर दो। इन अल्फाज में न जाने क्या जादू था। शमशाद खान ने बूढ़े इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की तरफ देखा और बिजली की तेजी से उन पर छलांग लगाई, लेकिन कामरान मिर्जा को खबर तो नहीं दी। फौरन एक तरफ हट गए और शमशाद खान सीधा दीवार से जा टकराया, लेकिन दूसरा दमा कामरान मिर्जा को गुफरा देने वाला था। दीवार से टकराने के बावजूद शमशाद खान के मुंह से कोई हल्की सी चीख भी नहीं निकली थी। न सिर्फ ये बल्कि वो बुर्ती से उठ खड़ा हुआ था और अब वो कामरान मिर्जा पर छलांग लगाने के लिए तैयार हो चुका था। ये देखकर कामरान मिर्जा हैरान जरूर हुए लेकिन घबराए नहीं। उनकी आंखें शमशाद खान पर जमी हुई थी जो उन्हें खा जाने वाली नजरों से दूर रहा था। अचानक उसने एक बार फिर छलांग लगाई और इस मरतबा उसके हमले में बला की तेजी थी जैसे कोई जंगली दरिंदा हमला करता हो। कामरान मिर्जा इसमें थोड़े से हटे जरूर थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी टांग आगे कर दी थी। शमशाद खान टांग से टकराते ही दूर तक उलट गया। उधर कामरान मिर्जा को लगा जैसे उनकी टांग से कोई लोहे के जिस्म टकराया हो। वो हैरान थे कि एक ऐसी सुई थी जिसने एक इंसान को फुलाद की तरह मजबूत कर दिया है। और फिर सुनाई में तेजी आ गई। शमशाद खान रुके बगैर झपट झपट कर हमले करने लगा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा तो गया तितली की तरह नाच रहे थे। उन्होंने अब तक शमशाद खान पर हमला नहीं किया था क्योंकि वो जानते थे कि हमला करने की सूरत में चोट नहीं लगेगी। दूसरी तरफ शमशाद खान थकने का नाम नहीं ले रहा था। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा के ध्यान तेजी से काम कर रहा तो वो सोच रहे थे सुई की जरिए जो दवा शमशाद खान के जिस्म के अंदर दाखिल की गई है न जाने इसका असर कब तक रहेगा। साथ साथ वो शमशाद के हमलों से मुझको बचा रहे थे। उसके हरकत को गौर से देख रहे थे। अचानक इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा शमशाद खान के शिकंजे में आ गए। उनसे अंदाजे गलती हो गई थी। शमशाद खान के दोनों हाथों ने मेरी गर्दन को जकड़ दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन गर्दन को उसके हाथों से छुड़ा लें, लेकिन उसके हाथों को अलग न कर सके। आधा मिनट भी न गुजरा हो कि उनकी गर्दन शमशाद खान के हाथों में मिल गई और उसने इन्हें फर्श पर पटक दिया। हार जीत, ये क्या बात हुई? अभी तो तुम कह रहे कि पिस्तौल नकली है। हावर जमीन ने हैरान होकर कहा। हाँ, लेकिन अब ये नकली नहीं है। आसिफ मुस्कुराया। मैंने आज तक पिस्तौलों में इतनी जल्दी अपनी असलियत खोते नहीं देखा। खबर जमीन ने झंझला कर कहा। गलत समय अंकल जब से हम लोग आया था पहले नकली पिस्तौल ही थे। जब हमने ये भाप दिया तो उन्होंने हमारी तवज्जो को जान की तरफ दी और इस दौरान उन जेबों से असल पिस्तौल निकाल दिया। अब इनकी जेबों में नकली पिस्तौल मौजूद है। आप साहब ने बताया। वो तो ये बात है, लेकिन तुम लोग नकली पिस्तौल साथ क्यों लिए फिरते हो, साथ ही असली भी? मैंने आज तक ऐसे मुझे देखी असली और नकली पिस्तौल साथ रखते हो। खबर जमीन हैरान थे। चिड़िया आज तो देख लिए। अब चूंकि हमारे हाथों में असली पिस्तौल है, ऐसी दीवार की तरह मुंह करके खड़े हो जाओ और सिर्फ आप लोगों के हाथ और पैर बांधेंगे, उसके बाद अपना काम करके चले जाएंगे। लेकिन तुमने खालिद महमूद के हाथ से तो कुछ भी नहीं चुराया था। अचानक आफ्ताब ने सवाल किया। हम आम चोर नहीं, जैसे का कोई चीज पसंद आ जाती है उसे चुरा लेते हैं, बाकी चीजों को हाथ नहीं लगाते। जीरो मुस्कुराया। बहुत खूब, वो तुम तीनों जिंदा दिल। आसिफ ने उनकी तारीफ की। अच्छा, बस तुम लोग हमारा बहुत बहुत ट्राई कर चुके। अब सीधा दीवार की तरफ मुंह कर खड़े हो जाओ। चलिए अंकल, उनकी बात मान ही नहीं गई है, बुरा ना बना जाए। आफ्ताब ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने मुंह दीवार की तरफ कर लिए। सब लोग पहले मुलाजिम के हाथ बांधे गए, फिर माजिद की बारी आई। खबर जमीन के हाथ बांधने के बाद वही जंगू और जीजा आसिफ और आफ्ताब के नजदीक पहुंचे। उनके दाएं पैर दोनों के चेहरों में टकराए। दूसरे ही लम्हे दोनों मुड़े। अब उनकी पुश दीवार की तरफ थी। हमें बांधना इतना आसान नहीं। आसिफ गुन बनाया। ये क्या बदतमीजी है, हमें सख्ती मजबूर न करो। जीरू ने गर्ज क्या कहा। अगर ये बदतमीजी है तो तुम इंसानों के हाथ और पैर बांधना कौन सा तमीज का काम है? आफ्ताब मुस्कुरा कर बोला। अगर अब तुमने कोई हरकत की तो फायर कर दूंगा। चलो जंगू, जीजे इन्हें बांध दो। आओ भाई बांधो हमें। दोनों मुताबिक अंदाज में आगे बढ़े और फिर हैरान रह गए।
आसिफ और आफ्ताब युवाई देगनों के दरमियान से निकलते चले गए थे। दूसरे ही लम्हे वो कमरे के दूसरे कोने में खड़े नजर आए। हाँ तो मुझसे जीरो करो फायर, अब यही करना होगा। जीरो निकाल और पिस्तौल की नाली करो उनकी तरफ कर दिया। अरे अरे कहीं फायर ना कर देना, हम तो ये मजाक कर रहे थे। आसिफ बुबलाकर बोला। बनो नहीं, हम जान गए हैं तुम इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा के बेटे हो। चलो ये भी अच्छा हो कि तुम यहाँ मौजूद हो। अच्छा देखो अब शराब न करना, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने चाहते। हमारी दुश्मनी कामरान मिर्जा से तो हो सकती है, तुमसे नहीं। हाँ अगर तुमने हमारे रिश्ते मारने की कोशिश की तो हरगिज़ लिहाज नहीं करेंगे। उसने सर्द आवाज में कहा। अच्छा भाई तुम जीते और हम हारे। हारे इसलिए कि तुम्हारे हाथ में बस्ती पिस्तौल है, ना हाथ में। हम कर भी क्या सकते हैं, ये लोग बांध लो हमें भी। ये कहते हुए उन्होंने अपने मुंह दीवार की तरफ कर लिए और हाथ कमर के पीछे ले आए। खावर जमील और दूसरे दंग रह गए। कहाँ तो आफ्ताब और आसिफ उंगली टकराए जा रहे थे, टकराने चले थे और पिस्तौल की परवाह नहीं कर रहे थे, और कहाँ वो एकदम हिम्मत हार बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आई कि उन्हें क्या हो गया है। खावर जमील से रहा न गया। उन्होंने पूछा ये तुम दोनों को एक हो गया है। पता नहीं अंकल, आप हमारी जिस्म जान निकल गई और हम यूं लग रहा है जैसे आइंदा किसी से लड़ भिड़ नहीं सकेंगे। हालत इतनी जबरदस्त तब्दीली सेकंडों में कैसे आ सकती है। हावर जमील के मुंह से निकला। हम खुद हैरान है अंकल, आसिफ बोला। बस अब और हैरान बाद में होते रहना, जीरो ने कहा। उनके हाथ बांध दिए गए, मुंह के अंदर कपड़े ठोंस कर ऊपर से रुमाल बांध दिए गए और उसके बाद वो तीनों मकान के अंदरूनी हिस्से में चले गए। आधे घंटे बाद वापस आए। उन्होंने लालू गार्ड टिले की और जाने के लिए मुड़े, फिर रुक गए। जीरो ने खावर जमील की मुंह कर थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगी हमारी वजह से आप लोगों की जो जहमत हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हो सकता है हम फिर भी किसी दिन आए। कहते हुए घर से बाहर निकल गए। एन इसी में फोन की घंटी बजने लगी। खावर जमीन ने बेताबी के आदम लालू की तरफ देखा। जैसे कह रहे हैं जल्दी से अपनी रस्सियां खोल कर मुझे आजाद करो, न जाने किसका फोन हो। और ये तो बहुत जल्द ढेर हो गया। इसराफील ने खुश होकर कहा। हमने सुना था इससे बड़े बड़ों में छक्के छुड़ा दिए थे। दूसरा बोला ये सारा कमाल तो इंजेक्शन का है, वरना शमशाद खान से मुकाबला कहाँ कर सकता था। तीसरे ने कहा अब क्या करें। इसराफील ने कहा शमशाद खान से कोई उसे उठा कर नीचे सड़क पर फेंकते ही इजराइल बोला नहीं, बॉस से इजाजत लेनी होगी, इनकी हिदायत के मुताबिक ये भी अमल किया जाएगा। तो चलो फिर करो फोन। अचानक शमशाद खान के मुंह से एक भयानक चीख निकली। वो बोखला कर पलटे। शमशाद खान के सर से खून बह रहा था। कामरान मिर्जा उसे थोड़े फासले पे खड़े थे, वो अक्का वक्का रह गए। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा को बेहोश करना इतना आसान नहीं, वो कई मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। और रही बात तुम्हारे इंजेक्शन की, तो अगर मैं चाहता तो 1 मिनट से पहले शमशाद खान को बेकार कर सकता था, लेकिन चूंकि वो गुनाह है और मजबूर है, अपनी मर्जी की कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारे इशारों पर नाजी में मजबूर है और दवा के असर ने उसके आवाज पर कब्जा कर रखा है, इसलिए मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। अब भी उसे एक मामूली सी चोट मारी है जो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। कहो अब क्या हाल है, तुम इसे किस तरह बेकार कर सकते थे। इसराफील ने हैरान होकर पूछा। सीधे हाथ की दोनों उंगलियां उसकी आंखों में दे मारता और बंदा हो जाता, क्योंकि तुम्हारी दवा कम अज कम उसकी आंखों को फौलाद नहीं बना सकती। वो उनके मुंह से निकला, लेकिन अब तुमने इसके सर पर क्या चीज मारी है। दाएं हाथ की हड्डी। मेरे इस हाथ की हड्डी भी किसी तरह फौलाद से कम नहीं है। फौलाद से तो फौलाद टकराएगा तो चोट लग ही सकती है। दूसरी तरफ से शमशाद खान सर पकड़े बैठा था। इसराफील ने उससे कहा, शमशाद खान तुम्हें क्या हो गया, उठो और तुम भी इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा का सर तोड़ दो। ये अल्फाज सुनकर शमशाद खान ने एक झुरझुरी ने घुटनों पर हाथ रखकर उठा, लेकिन धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। इजराइल ने आगे बढ़कर उसे देखा, वो बेहोश हो चुका था। ये तो क्या काम से। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा मुस्कुराए। तो क्या हुआ, हमारे पास 3 स्टेन गने और तुम अकेले हो। अपनी स्टेन गने भी आजमा लो, कहीं तुम्हारे दिल में कोई असर न रह जाए, लेकिन याद रखो इसके बाद मैं तुम्हें हरगिज़ मोहलत नहीं दूंगा। तीनों ने इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा के बेहोश होने के बाद स्टेन गने मेज पर रख दी थी। अब उन्होंने वो झपट कर उठा ली। उनकी नालों का रुख इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की तरफ कर दिया गया। शाबाश, फायर करो। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने उन्हें दावत दी। तीनों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें तो इस उम्र रखा था कि अगर 3 आदमी मिलकर भी कामरान मिर्जा पिस्तौलों से फायर करें तो खुद को बचा लेते हैं, इसलिए वो स्टेन गने लेकर आए थे। लेकिन कामरान मिर्जा तो उन्हें स्टेन गनों से भी फायर करने के लिए कह रहा था। क्या ख्याल है, ये स्टेन गने खाली हैं? खाली तो नहीं है, लेकिन इनका मुकाबला इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा से है, जो सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा रखता है। तुम फायर करो। अगर मेरी मौत इसी तरह लिखे तो मेरी दुनिया कोई ताकत नहीं बचा सकती। अचानक उन्होंने एक साथ फायर किए। साथ ही इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा उछले, इतना ऊंचा कि सर छत से टकराते टकराते बचा और दूसरे लम्हे वो इन तीनों पर गिरे।
बस फिर क्या था, उन्हें संभलने की मोहलत न मिली। कामरान मिर्जा ने हालातों मुखों पर रख लिया। सिर्फ 2 मिनट बाद उनकी स्टैंड गने एक तरफ बड़ी रो रही थी और वो दूसरी तरफ पड़े बुरी तरह हाँफ रहे थे। अब तुम मुझे उसका फोन नंबर बताओ, नहीं तो तुम तीनों स्टैंड गनी गोलियां बराबर तुम्हारे पेटों में उतार दूंगा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने उड़ा कर कहा। वो खामोश रह गए। जो ही उन्होंने स्टैंड गन उठाई, सफीर चिल्ला उठा, ठहरो, उसका नंबर है 343536। ये हुई ना बात, क्या ये नंबर डायरेक्टरी में है? नहीं, ये नंबर डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है। मेरा अंदाजा दोस्त निकला। खैर, मैं जरा उसे फोन करूंगा। तुम में से अगर किसी ने हरकत की तो वो खुद जिम्मेदार होगा। ये कहते हुए उन्होंने नंबर डायल किए। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। फिर चंद लम्हों बाद किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कौन? कामरान मिर्जा मुस्कुरा कर कहा। क्या? दूसरी तरफ से किसी ने हमारे हालत की चिल्ला कर कहा, जी हाँ, आपके दिनों साथी फर्श पे पड़े और शमशाद खान बेचारा तो सर पकड़े बैठा है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शायद सुनने वाला सिक्ते में रह गया था। क्या हुआ? सो तो नहीं गया आप? मैं जाग रहा हूँ, सोच रहा हूँ तुम्हारा क्या इलाज करूँ। वही दूसरी तरफ से बुरा कर कहा गया, अब खुद भी आ जाइए ना मियाँ, हो जाएगी दो बातें। कामरान मिर्जा मुस्कुराए। इस वक्त तो मैं मसरूफ हूँ, फिर देखूंगा तुम मेरे आदमी के साथ क्या सलूक करना चाहते हो। इन्हें रहा भी किया जा सकता है और पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। रिहा करने की शर्त बताओ। तुम्हारे पास एक चीज मौजूद है, मैं चाहता हूँ वो अपनी जगह पर पहुंच जाए। नामुमकिन? तो फिर ये चारों अंदर जाएंगे। जाने दो, अच्छी बात है। अगर इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने रिसीवर रख दिया, फिर दोबारा किसी के नंबर घुमाए और फोन पर कुछ कहने लगे। मुजरिम का किरदार। होटल निशान की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 110 में इस वक्त जीरू, जंगू और जीजा बैठे बातें कर रहे थे। अचानक हुई लंबा चौड़ा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बैठने के बाद उसने कहा, रात की रिपोर्ट क्या है? खबर जमीन जहाँ भी कुछ नहीं मिला, हमने उसे और दूसरे लोगों को बांध दिया था। कोई दुश्वारी पेश नहीं। अलबत्ता आफ्ताब और आसिफ जो उस वक्त गांव मौजूद थे हमारे रास्ते में आ खड़े हुए थे, लेकिन फिर उन पर वही तरकीब इस्तेमाल की गई जो आपने ऐसे लोगों के लिए बता रखी है। जीरो ने कहा, बहुत खूब, चलो ये अच्छा हो, वरना वो दोनों तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर देते। जी हाँ, वो तो किसी तरह हाथ भगाने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने वहां नकली पिस्तौल भी पहचान लिए थे। मजबूरन हमें असली निकालने पड़े। जीरू बोला, वो बहुत चालाक है नौजवान ऐसा, तो वो चीज वहां भी नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि वहां जरूर मिलेगी। खैर, अभी 2-3 नाम मेरे पास और हैं, तुम्हें उनके यहाँ भी यही कारनामा अंजाम देना होगा। अभी तक वो शख्स 7 पर्दों में छुपा हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि उसने वो चीज किसी खूबी जगह छुपा कर रख दी हो, और अगर हम उसके घर जाकर तलाश भी कर लें तो भी ना मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल कोशिश जारी रखी जाएगी। आज रात तुम खुर्शीद दिलदार के यहाँ जाओगे। बहुत बुज़दिल आदमी है, डराना धमकाना मत, लेकिन उसका हार्ट ना फेल हो जाए। घर में उसकी एक लड़की के सिवा कोई नहीं होता, बस दोनों ही रहते हैं। कंजूस इतना है कि बहुत बड़ा अफसर होने के बावजूद आज तक घर में मुलाजिम नहीं रखा। कंजूसी के सिलसिले में उसकी जिंदगी गई वाकयात बहुत मशहूर हैं। लोग उसे देखकर मुंह फेर कर मुस्कुराने लगते हैं। इस कागज पर बाकी तफसीलात लिखी हुई है। नौजवान ने कागज उनकी तरफ बढ़ाया और उठ खड़ा हुआ। अचानक जीरू की बात याद आई। उसने कहा, आपने खबर जमील के मुलाजिम के बारे में बताया था कि वो खतरनाक आदमी है, लेकिन उसने तो हमें कोई भी रुकावट नहीं डाली, तमाम वक्त बिगी बिल्ली बना रहा। अच्छा खैर, ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। उसने सोचा होगा कि बिलवा योगियों की जान खतरे में डाले। ये तुम लोग जेवरात और नकदी लूटने तो गए नहीं थे। अखबार में तुम्हारी वारदातों ने खबर को बहुत उछाला नमक में लगा कर बयान किया है। अब तुम लोग मशहूर हो गए हो। अब आपने अब तक ये नहीं बताया कि आखिर हम किस चीज की तलाश में हैं। मैं कह चुका हूँ, जब तुम तलाश कर लोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने ये हिदायत दे रखी है, मैं नजर में रखकर तलाश करते हो। जी अच्छा। दूसरे दिन के अखबारात में पहले सरवर जेल, जंगू और जीजा के नाम नजर आ रहे थे। हर तरफ उन्हीं के चर्चे थे। लोग हैरान थे, अखबार वाले हैरान थे, पुलिस वाले हैरान थे और इजराइल पे सब लोग तक हैरान थे, क्योंकि हमारे आज तक ऐसे मुहिम नहीं देखे थे। ये कामयाबी से घरों में वारदातें करें, लेकिन घरों से लेकर कुछ भी न जाए। आखिर इस सिलसिले में इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा को बुलाया गया। महकमा सुराग रसानी के खुफिया कमरे में मीटिंग हुई। इसमें सभी अफसरों ने शिरकत की। आईजी साहब ने गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा, बगैर इन वारदातों को मकसद समझ में नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई मकसद जरूर है। इन तीनों के दिमाग को फिर नहीं गई। वो किसी घर में दाखिल होते हैं, घर के अफराद को रस्सी में बांध देते हैं और फिर पूरे घर की तलाशी लेते हैं। तिजोरियां और अलमारियां खोल देने के में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनमें रखी नकदी और दूसरी चीजों का हाथ नहीं लगाते। आखिर वो क्या चाहते हैं, ये है इस मौजूद का सबसे अहम सवाल। हम खुद हैरान है कि वो क्या चाहते हैं। डीआईजी साहब बोले,
اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو شاید ان کی گرفتاری بہت آسان ہو جائے گی. آفیسر نے کہا کامران مرزا تمہارا کیا خیال آئی بولے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ تینوں کسی خاص چیز کی تلاش میں. انسپکٹر کامران مرزا بولے اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ تلاش کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ خدا جانے کیا چیز ہے. تلاش کرنے کا طریقہ ضرور انگیز ہے. شاید انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ چیز کس گھر میں ہے, لیکن انہیں کوئی اندازہ ضرور ہے. وہ اس اندازے کے مطابق عمل کر رہے ہیں. انسپکٹر کامران مرزا بولے اگر یہ وارداتیں اسی طرح ہوتی ہیں تو پورا شہر بیچانی کی لپیٹ میں آ جائے گا, لوگ پریشان ہو جائیں گے. ایک آفیسر نے کہا وہ کیسے؟ ابھی تک ان تینوں کے کسی قسم پر خراش تک نہیں آئی, کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہوا. انسپکٹر کامران مرزا نے اعتراض کیا لیکن لوگ ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے ہوئے رہتے ہیں. ہاں یہ تو ضرور ہے. خیر آگے فرمائیے. بس یہ چاہتا ہوں کہ ان تینوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیجئے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان وارداتوں کا مقصد کیا ہے, اور یہ کام پولیس کے بس کا نہیں ہے, اسے تم انجام دو گے. انسپکٹر آئی جی صاحب کہتے چلے گئے. جی بہت بہتر, میں آئی جی سے اس کے استجاب لے لیتا ہوں اور کام شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے یقین تم بہت جلد ان تینوں گرفتار کر لو گے. میں آج شہر کی سڑکوں پر گشت کروں گا, امید ہے آج نہیں تو کل پرسوں تک ان تینوں کو گرفتار کر لوں گا. بہت خوب. اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہو گئی. انسپکٹر کامران مرزا فاروق گھر آئے تو آصف اور آفتاب وہاں موجود تھے. صبح جب وہ خاور امید کے آنے واپس آئے تھے تو وہ دفتر جا چکے تھے, اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. انہیں دیکھتے ہی مسکرائے ہوئے بولے تو تم بھی ان تینوں سے مل ہی دیے. جی ہاں بہت شریف مجھے. آفتاب بھی مسکرایا. اب یہ کیس مجھے مل گیا. انہوں نے کہا جی کیا مطلب یہ کہ آج رات میں شہر کی سڑکوں میں چکر لگاؤں گا. انہوں نے کہا تو انکل ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تینوں گرفتار ہو جائیں؟ اس پر کامران مرزا نے پوچھا. ہاں اگرچہ ہمیں کوئی سنگین جرم نہیں کیا, پھر بھی ہم یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے کیا. اچھی بات ہے, تم نہیں چلنا, لیکن ٹھیک 8 بجے جیپ یہاں پہنچ جائے گی, ہم اسے بیٹھ کر چلیں گے. انہوں نے کہا اور عجیب سے انداز میں مسکرانے لگے. دونوں کو ان کی یہ مسکراہٹ بڑی عجیب لگی تھی. وہ تینوں سب طوالات میں تھے جنہوں نے شمشاد خان کو دوا کا انجیکشن لگا کر انسپکٹر کامران مرزا سے لڑنے پر مجبور کر دیا تھا. البتہ شمشاد خان اس وقت اسپتال میں تھا. اس کی حالت 1 گھنٹے بعد ہی ٹھیک ہو گئی تھی. اس کے باوجود انسپکٹر کامران مرزا نے اسے اسپتال میں داخل کرا دیا تھا. اس نے کہا بھی تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, تم اسپتال میں محفوظ رہو گے, کہیں وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. جی اچھا, لیکن میری بہن ہو گیا بنے گا, فکر نہ کرو, مجھے میں سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, انہوں نے کہا تھا. اور وہ واپس چلے آئے تھے. رات کا وقت وہ گشت پر نکلنے لگے تو انہوں نے ڈرائیور سے جیپ کا رخ اسپتال کی طرف موڑنے ہوگا. اسپتال کا کیا کریں گے؟ آصف نے پوچھا. رات جب تم خاور امیر یا مصروف تھے تو میں دوسری طرف الجھا ہوا تھا. میں نے اس آدمی کا تعاقب کیا تھا جو خاور امیر کے گھر سے نکل کر بھاگا تو وہ اسپتال میں ہے. ارے کیا آپ نے اسے گرفتار کر لیا ہے؟ وہ دونوں چونک کر بولے. ہاں وہ بھی گرفتار ہو چکا, اس کے ساتھ 3 اور بدماش بھی, لیکن ان سے بھی اصل مجرم کا پتہ نہیں چلا. اصل مجرم میں انہیں ایک فون نمبر دیا ہوا ہے, لیکن وہ نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نہیں ہے, اس لیے اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا. پر اب یہ ایک دوسری مصیبت آ پڑی, یعنی ان تینوں کو گرفتار کرنے کی. آصف نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں, انہیں تو میں جب چاہوں گرفتار کر سکتا ہوں. یہ کیا مطلب؟ آصف اور آفتاب ایک ساتھ بولے. ہاں میں جانتا ہوں وہ کہاں ٹھہرے ہوں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہنس کر کہا کمال ہے, تو پھر گرفتار کیوں نہیں کر لیتے آپ انہیں؟ آصف نے حیران ہو کر کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کس چیز کی تلاش میں ہے. ویسے بھی اب تک ان کی وجہ سے کسی کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچا, لیکن لوگ مجرم کے شکار کو ہوتے ہیں, کچھ دیر گری چند لوگوں کے بندے رہنے پڑتا ہے. آفتاب بولا ہاں یہ ٹھیک ہے, اب ان سب باتوں کے باوجود میں یہی چاہتا ہوں کہ انہیں 1-2 وارداتیں اور کر لیں, پھر انہیں گرفتار کر کے ان سے معلوم کیا جائے گا آخر ان کا مقصد کیا ہے, وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, کیا وہ اس شہر کے نہیں. یہاں سے انہوں نے سوال کیا ہے تو نہیں, وہ آئے ہیں تو اسی شہر کے لیے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی وہ ایک ہوٹل ان کمرے کرائے پر لے کر رہ رہے ہیں. کیا آپ ہمیں اس ہوٹل کا نام نہیں بتائیں گے؟ آفتاب بولا کیوں, تم ہوٹل کا نام کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ بس یوں ہی, نام تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں مگر تم وہاں جاؤ گے نہیں. اس پر کامران مرزا نے عجیب سے انداز میں کہا بلا ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ آفتاب جلدی سے بولا وہ ہوٹل رشاں کی 3ری منزل کے کمرہ 110 میں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ دونوں کے منہ سے نکلا. اس لیے جیپ اسپتال کے سامنے رکی, وہ نیچے اتر آئے. انسپکٹر کامران مرزا کو شمشاد خان کا کمرہ معلوم تھا, اسی لیے کسی سے پوچھے بغیر وہ اس طرح بڑھنے لگے. کمرے کا دروازہ بند تھا اور بند برآمدے میں کوئی نہیں تھا. انسپکٹر کامران مرزا بری طرح چونکے. اوہ کیا ہوا؟ صبح آفتاب کے منہ سے نکلا. گڑبڑ ہو گئی. شمشاد خان کے دروازے پر پولیس کے 2 آدمی پہرے کے لیے مقرر کیے گئے تھے.
میں نے انہیں ہدایت کی تھی کہ کسی عالمی دروازے سے نہ ہٹیں. افسوس انہوں نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا. انہوں نے اس کی سزا ضرور ملے گی اور وہ گھر پر آؤ اندر چل کر دیکھیں. دروازہ اندر سے بند نہیں ہے. انہوں نے کہا. تینوں کمروں میں داخل ہوئے. اسپتال کے بستر میں شمشاد خان سر سے پیر تک چادر دانے سو رہا تھا. کمرے میں اور کوئی نہیں تھا. خدا انسپکٹر کامران مرزا کے منہ سے نکلا. وہ لوگ اپنا کام کر گئے. کیا مطلب؟ ہاں وہ شمشاد خان کام تمام کر چکے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے چادر الٹ کر دیکھا بھی نہیں. سانس کے عام برس سے پیٹ کو پھولتا پھلتا ہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے پیٹ کو حرکت نہیں کر رہا؟ ان کے منہ سے نکلا وہ اکا بکا رہ گئے. دوسرے سرنج کو دیکھو یہ نیچے فرش پر پڑی ہے. خبردار سے ہاتھ نہ لگانا. انسپکٹر کامران مرزا نے آج سے وہ جھکتے ہوئے دیکھ کر کہا اور بولے. دشمنوں نے سرنج کے ذریعے کوئی زہر اس سلسلے میں داخل کر دیا اور رفو چکر ہوئے. لیکن گھبراہٹ میں وہ سرنج یہیں گرا گئے. کپڑا بھی تو اٹھا کر دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ سب اندازے غلط ہو. آصف نے کہا. اچھی بات ہے انسپکٹر کامران مرزا نے کہا اور چہرے پر سے کپڑا الٹ دیا. شمشاد خان کی آنکھیں بھیانک حد تک پھیل گئی تھی. منہ سے نیلا رنگ کا جاگ بہ کر بستر کی چادر پر پھیل گیا تھا. اس کا جسم اگرچہ ابھی تک گرم تھا مگر روح کب کی نکل چکی تھی. پھر بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ کام ابھی چند منٹ پہلے کیا گیا تھا. اسی وقت میں دوڑے تھے قدموں کی آواز سنی. وہ چونک اٹھے پھر آ گئے. دوڑ کر آنے والے دونوں کانسٹیبل دونوں کی نظریں نیو انسپکٹر کامران مرزا پر پڑی. وہ دک سے رہ گئے اور تھر تھر کانپنے لگے. کہاں گئے تھے تم دونوں؟ جی ہم وہ ان میں سے رپلایا. ہاں تم اور کیا؟ میں تمہارے فرشتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ایک نرس نے ہمیں آگے بتایا تھا کہ آپ ہمیں اسپتال کی کینٹین میں بلا رہے ہیں اور تم چلے گئے. اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ نے نہیں بلایا؟ دوسرے نے درستے ہوئے کہا. اور میں نے تمہیں کیا ہدایت دی تھی کہ وہی بلائے تم دروازے کو نہیں چھوڑو گے؟ تم کس قدر بیوقوف ہو. تمہاری وجہ سے ایک انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. وہ ان کے منہ سے نکلا. ان کے رنگ سیاہ پڑ گئے، چہرے جھک گئے. ابا جان، نرس آفتاب نے جلدی سے کہا. ہاں اس نرس کو چیک کرنا ہوا. جاؤ اس نرس کو بلا کر یہاں لے آؤ. انہوں نے حکم دیا اور دونوں کانسٹیبل دوڑتے ہوئے چلے گئے. اگر یہ دروازے پر سے نہ ہٹتے تو. لیکن ابا جان شمشاد خان کا وقت آ چکا تھا. آفتاب نے کہا. ہاں خدا وہ یہ منظور تھا. ان کے منہ سے نکلا. پھر وہ کمرے کا غور سے جائزہ لینے لگے. سرنج کے علاوہ انہیں کوئی چیز کام کی نظر نہ آئی. چند منٹ بعد دونوں کانسٹیبل نرس کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے. نرس کے پیچھے ڈاکٹر بھی چلا آیا تھا. ان کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. کیا ہوا جناب؟ خیر کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے نکلا. خیر کہاں ہے؟ آپ کی اس نرس کی وجہ سے یہ مریض ختم ہو چکا ہے. اسے زہر کا انجیکشن لگایا گیا ہے. اوہ! ڈاکٹر شمشاد خان پر جھک گیا. آپ بتائیے، آپ نے ان دونوں سے کیوں کہا تھا کہ انسپکٹر کامران مرزا بلا رہے ہیں؟ جی انسپکٹر کامران مرزا ہی مجھے اسپتال کی کینٹین کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں کانسٹیبلوں کو وہاں بھیج دوں. کیا ہوا ہے؟ تو زندہ انداز میں چلائے. کیوں کیا بات ہے؟ آپ کو یہ سن کر حیرت کی ہوئی. نرس نے بھی حیران ہو کر پوچھا. انسپکٹر کامران مرزا میرا نام ہے اور میں نے تمہیں ہرگز یہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں تو ابھی بھی آیا ہوں. او تو یہ بات ہے. نرس اور ڈاکٹر کی آنکھیں پھیل گئی. بہرحال ان لوگوں نے بڑی ہوشیاری سے کام کیا ہے. ان میں سے ایک ذرا دیر کے لیے انسپکٹر کامران مرزا بن گیا. نرس نے ان دونوں کا پیغام دیا تو یہ کینٹین کی طرف چلے گئے اور اس دوران دوسرا ساتھی اس کمرے میں گھس گیا. سرنج میں وہ پہلے سے ہی زہر بھر کر لائے ہوں گے، بس انجیکشن لگاتے ہوئے یہاں سے نکل گئے. کانسٹیبلوں کو جب کینٹین میں کوئی نہ ملا تو واپس دوڑے آئے، لیکن اتنی دیر میں شمشاد خان کا کام ہو چکا تھا. بہرحال نرس بے گناہ ہے. دونوں کانسٹیبلوں نے کوتاہی سے کام لیا ہے. انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی. اس کے بعد انہوں نے اپنے عملے کو فون کیا تاکہ لاش اٹھوانے اور انگلیوں میں سنات لینے کا کام مکمل کیا جا سکے. اس کام کے بھائی اوپر وہ بش کے جوانوں ہوئے جیپ میں بیٹھتے ہیں. اس پر کامران مرزا نے کہا. شمشاد خان ضرور بھی بات جانتا تھا اور شاید وہ اس شخص کو جانتا تھا جو اس سے یہ کام دے رہا تھا، اور اب اسے جو گرفتار کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. کہیں وہ کسی اور آدمی کو بھی ختم نہ کر دے. میری سمجھ میں یہ کیس سرے سے آیا ہی نہیں. شمشاد خان تو انکر خواہ جمیل کا مہمان ٹھہرا تھا اور اپنا کارٹوسا کا تھیلا بھول گیا تھا. پھر کیا اسے کسی نے خواہ جمیل یہاں جا کر مہمان ہونے کے لیے کہا تھا؟ کیونکہ جب آپ اس کا پیچھے بیٹھے اسے معلوم پہنچے تو کسی کو فون پر اطلاع دے رہا تھا. اس کا تعلق ان ہوا تو سے بھی ہے. آفتاب کہتا چلا گیا. کیس واقعہ بہت الجھا ہوا، لیکن جب یہ سلجھے گا تو ہر بات بخوبی تمہیں سمجھ آ جائے گی. ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو. ویسے اس کیس میں سب سے اہم بات یہ ہے جس پر تم نے توجہ نہیں دی، اور کیس کے پہلو نہایت دلچسپ بھی ہے. کامران مرزا مسکرائے. آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ان تینوں ڈاکوؤں نے سب سے پہلے واردات کس کے گھر میں کی؟ خالد محمود کے ہاں. آصف نے جلدی سے کہا. اور دوسری واردات
अंकल खाओ जमील क्या? आफ्ताब ने कहा। सुबह अखबार में देखना कि तीसरी वारदात आई रात किसके यहाँ हुई। इसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि सबसे अहम बात क्या है। अगर तुमने बता दिया तो मैं ये बात तस्लीम कर लूंगा कि तुम दोनों बहुत तेज हो, वरना मैं ऐलान करूंगा कि तुम दोनों बस यूं ही हो, इत्तेफाक से मशहूर हो गए हो। यानी आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं? आफ्ताब ने खुश होकर कहा। बिल्कुल, बहुत खूब। तो फिर इस बात का फैसला अब सुबह ही होगा। इसी वक्त एक चीख की आवाज उनके कानों से टकराई। आवाज एक सड़क के किनारे इमारत की दूसरी मंजिल से आई थी। उसकी खिड़कियां खुली नहीं थी। उन्होंने आओ देखा न था, बेताशा सीढ़ी चढ़ने लगे। आखिर दूसरी मंजिल पर जाकर दम लिया। अभी तक उस चीख की आवाज के बाद कोई और आवाज उनके कानों में नहीं आई थी। एक कमरे का दरवाजा उन्हें खुला मिला। अंदर एक तेज उम्र का आदमी और एक नॉर्मल लड़की जिसके बंदे पड़े थे। अरे ये क्या माजरा है? आसिफ के मुंह से निकला। वो तीनों निकल गए। शायद इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा के मुंह से निकला। जी क्या मतलब? कौन तीनों? वही तीनों, जीलू, जंगू और जीजा। ओह, तो वो आया यहाँ आए थे, लेकिन चीख की आवाज किसकी थी? उन दोनों में से कोई चीखा था। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने कहा और आगे बढ़कर उन्हें खोलने लगे। आसिफ और आफ्ताब लड़की की रस्सियां काटने लगे। चंद लम्हों बाद वो दोनों कुर्सियां बैठे लंबे लंबे सांस ले लेते। वो खुदा, हम लूट गए, वो हमें लूट कर ले गए। उस आदमी के मुंह से निकला। मेरा फिक्र न करें, मेरा ख्याल है आपको कुछ भी नहीं लूटा होगा। जी क्या मतलब? उस आदमी चौंकर पूछा। जी हाँ, क्या आप 2 दिन के अखबार में उन 3 पुरस्कार हम लावरों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं? ओ हाँ, याद आया। तो ये वो थे। इसका मतलब ये होगा कि हमारी तमाम चीजें महफूज हैं। ये तो देखें बड़ी मालूम होगा। लेकिन आपको न यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए? इस आदमी ने इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा को शक की नजर में देखकर कहा। मुझे कामरान मिर्जा कहते हैं। मेरी आजकल रात को गश्त करने की ड्यूटी लगी हुई है इन तीनों के सिलसिले में। क्या क्या? कामरान मिर्जा, उस आदमी ने चौंक कर कहा। जी हाँ, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा मुस्कुराए। ओह, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे खुर्शीद दिलदार कहते हैं और ये मेरी बेटी भी फरजाना है। ये कहकर उसने ग्रांडियोशी से उनसे हाथ मिलाए। रूही ने भी सलाम किया। आपसे मिलकर बहुत खुशी। खुर्शीद दिलदार फिर बोला। शुक्रिया, लेकिन ये तो बताइए चीख की आवाज किसकी थी? कौन चीखा था? आपके तो मुंह बंद कर दिए गए थे। चीख की आवाज, मगर मैं या रूही तो किसी तरह भी नहीं चीख सकते थे। खुर्शीद दिलदार ने हैरान होकर कहा। अच्छा है, भले देख लेंगे। वो आपकी कोई चीज सुन देंगे? ओ हाँ, मगर अंकल चीख की आवाज तो हमने अपने कानों से ऊपर तक आती सुनी थी। हाँ, मैंने भी यही सुना था। आफ्ताब बोला। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर कौन चीखा था। आखिर इस पहलू पर बाद में गौर करेंगे। आइए अंदर चल कर देखें, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने कहा। मगर अब्बाजान आफ्ताब ने उलझ कर कहा। क्या बात है इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने उसे पूरा। जब तक चीख का मसला नहीं हो जाता इस वक्त हम इस कमरे से नहीं हटना चाहिए। आफ्ताब, तुम जरा उस खाने में जाकर एक नजर डाल दो। अच्छा, आसिफ ये कहकर उस खाने की तरफ बढ़ा। तुम ही वक्त जाया कर रहे हो, इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा बोले। मगर आसिफ इतनी देर में उस खाने का दरवाजा खोल चुका था और फिर वो बुरी तरह चौंके। उस खाने में जीरू, जंगू और जीजा मौजूद थे। जंगू और जीजा के हाथों में पिस्तौल थे, जबकि जीरू के हाथ में डब्बा नुमा एक चीज नजर आ रही थी। उन्होंने इस कदर अजीबोगरीब डब्बा पहले कभी नहीं देखा था। आफ्ताब और आसिफ की मुहारत। जो भी सामने आया था अचानक आया था। चंद लम्हों तक कमरे में मौत की सी खामोशी छाई रही। यूं लगा जैसे सब के सब पत्थर के हो गए हों। आखिर जीरू की आवाज कमरे में गूंजी। खबरदार कोई भी जगह से हरकत न करे, वरना हम गोली मार देंगे। हम तुम्हारे हाथ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आफ्ताब ने डरे बगैर कहा। तुम दोनों यहाँ भी आ पहुंचे। रात भी तुम हवा जमीन यहाँ मौजूद थे। जीरू के मुंह से निकला। क्या करें, इत्तेफाकात हमें ऐसी जगहों पर खुद बहुत ले जाते हैं। आसिफ ने कंधे उचकाए। और इस मर्दा तुम्हारे वालिद साहब भी साथ हैं। खैर, हमारा आप लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। उसने उधर खाने से निकलते हुए कहा। ठहरो दोस्त, तुमने अभी हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले ही बता दो कि डब्बा क्या बुलाया है? क्या तुम इस डब्बे की तलाश में ही ये बातें कर रहे हो? हाँ, आज आखिर हमने पा ही दिया। और वो चीख किसकी थी? डब्बे की मिलते ही मैं खुद पर काबू न रख सका। मेरे मुंह से खुशी की वजह से चीख निकल गई थी और चीख आप लोगों के कानों तक पहुंच गई। आप ऊपर चढ़ने लगे। हमें उधर खाने में छुपना पड़ा। हमने खुर्शीद दिलदार उसकी बेटी को धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने ऊपर आने वालों को हमारे बारे में बताया तो हम अध खुले दरवाजे से फायर करके काम तमाम कर देंगे। बहुत हो, तो ये बात थी। और ये डब्बा क्या बता है? अफसोस हम इस डब्बे के बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्या बड़े राज की बात है? हाँ, बहुत अहम राज है। जीरो ने कहा। ये बेचारे इसलिए बता सकते कि खुद ने भी इसके बारे में मालूम नहीं। इस डब्बे के बारे में दूसरे रवि से मालूम होगा जो इन्हें ये वारदात करने पर मजबूर कर रहा है।
तो ये तीनों किसी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, और ये फिर इस डब्बे के बारे में खुर्शीद दिलदार साहब जानते होंगे, जिनके घर से इन तीनों को ये मिला है। मैं नहीं जानता ये क्या भला, ये डब्बा मेरा नहीं है, खुर्शीद दिलदार ने कहा। अगर ये डब्बा तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे घर से क्यों मिला है? जीरो ने कहा। तुम झूठ कहते हो, ये तुम अपने साथ लाए होगे, मेरे घर में तो इस किस्म की कोई चीज नहीं थी। खैर ना होगी, हम जा रहे हैं। जीरो ने कदम आगे बढ़ाया। ठहरो, तुम इस तरह नहीं जा सकते, ये डब्बा हमारे वाले कर दो। आफ्ताब ने तेज लहजे में कहा। दुगो रात भी तुमने अड़ने की कोशिश की थी और फिर दखल दे रहे थे, तुम्हारे साथ फिर वही सलूक करना पड़ेगा जो कल किया था। क्या मतलब, कल तुमने इनके साथ क्या सलूक किया था? इंस्पेक्टर कमरान मिर्जा ने हैरान होकर कहा। जब ये न माने तो मैंने एक हल्की सी गैस कमरे में छोड़ दी थी। ये गैस वक्ती तौर पर हाथों पर जान निकाल देती है। ओह, तो ये रात ये बात थी। हम खुद भी हैरान थे कि हमें क्या हो गया है। अब फिर तुम्हारी भी हालत हो सकती है। इस गैस की ट्यूबें अब भी मेरी जेब में मौजूद है, बस जेब के अंदर से एक ट्यूब का मुंह खोलना होगा। वो गैस तुम पर क्यों असर नहीं करती? माने जिसने ये गैस बनाई है उसने इसका तोड़ भी हमें तैयार कर रखा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा भाई, अगर ये बात है तो तुम लोग जा सकते हो। ऐसे बोला। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपके होते हुए बचकर निकल जाएंगे में कामयाब हो जाएंगे? खुर्शीद दिलदार ने कहा। आपको क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका तो जो ये कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर कमरान मिर्जा मुस्कुराए। ये तो ठीक है, लेकिन लोगों ने शहर के लोगों का सुकून तो बर्बाद कर रखा है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आप देख ही रहे होंगे इन लोगों के पास पिस्तौल मौजूद है। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ? जीरू, जंगू और जीजा जाने के दरवाजे की तरफ बढ़े और फिर उधर मुंह गिरे। सब हक्का बक्का रह गए। खुद जीरू, जंगू और जीजा का भी मारे हालत के बुरा हाल था। वो तो इत्मीनान से दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक धड़ाम से गिर पड़े। दूसरी तरफ आफ्ताब और आसिफ बराबर मुस्कुराए जा रहे थे। दरअसल ये काम इन दोनों का था। उन्होंने इस बड़ी रफ्तारी से अपनी टांगें उनकी टांगों में अड़ाई थी कि वो खुद को रोक ना सके, और यही नहीं, गिरते वक्त पिस्तौल और डब्बा भी उनके हाथ से निकल गया। आफ्ताब और आसिफ दूसरे लम्हे तेजी से उछ रहे थे और पलक झपकते में दोनों पिस्तौल उठा लिए थे और खड़े बराबर मुस्कुराए जा रहे थे। इस डब्बे की दूसरी तरफ उन्होंने आग उठाकर भी ना देखा था। तुमने इस डब्बे को क्यों नजरअंदाज कर दिया? इंस्पेक्टर कमरान मिर्जा मुस्कुराए। हमें इस डब्बे से नहीं, तीनों दिलचस्पियां खरीद चाहते क्या है? जो ही चाहते थे वो ये डब्बा था जिसे तुमने उठाने की जहमत तक नहीं की। तो क्या अभी कहना चाहते हैं कि सारा गम सिर्फ इस डब्बे की वजह से हुआ है? शायद ये बात तो अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। खैर कोई बात नहीं, पड़ा रहने से ये कहा जाता है। ऐसे बोला। अब क्या प्रोग्राम है? आफ्ताब ने सवारिया अंदाज में इंस्पेक्टर कमरान मिर्जा की तरफ देखा। मेरा ये ख्याल है कि ये कहानी आज और इसी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए अफसरान बाला और कुछ लोगों को बुलाना होगा। क्या मतलब? आसिफ ने चौंक कर कहा। जी, जिन अफसरान ने केस मेरे जिम्मे लगाया है उनकी मौजूदगी जरूरी है। मैं उनकी मौजूदगी में इन तीनों को गिरफ्तार करूंगा। बहुत खूब, तो फिर बुलाइए। कमरान मिर्जा टेलीफोन करने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद इस कमरे में 15-20 आदमी मौजूद थे। उनमें आईजी साहब, DIG साहब, महकमा सुराग दस्तानी के दूसरे ऑफिसर, खालिद, महमूद, जमील, खावर वगैरह सभी मौजूद थे। जीरू, जंगू और जीजा को भी कुर्सियों में बिठा दिया गया था। अलबत्ता उन पर एक मुसल्ला आदमी पिस्तौल ताने खड़ा, तो वो सब कुर्सियों में बैठे थे। उनकी नजरें कामरान मिर्जा पर जमी थी। आखिर कामरान मिर्जा के लब मिले। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा का नहीं, ये इत्तेफाक ये कि आज ही मेरी ड्यूटी इन तीनों को गिरफ्तार करने की लगाई गई थी और आज ही मैं कामयाब हो गया हूँ। लेकिन मालूम ये हुआ कि ये तीनों किसी चौथे के लिए काम कर रहे हैं, और ये चौथा कौन है ये भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। ये लोग एक डब्बे की तलाश में थे और इत्तेफाक से आज में डब्बा मिल भी गया, लेकिन अन्य मौके पर मैं आग कूदा। अब डब्बा भी मौजूद है और तीनों भी, आप जो चाहें कर सकते हैं। ये क्या कर? इंस्पेक्टर कमरान मिर्जा मुस्कुराते हुए खामोश हो गए। सवाल ये कि डब्बा है क्या चीज जिसके मुकाबले में सोने चांदी की जरूरत और नकली कोई हकीकत नहीं रखते। इन लोगों ने इस डब्बे के अलावा और किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया। DIG साहब ने कहा। इसका जवाब ये तीनों दे सकते हैं क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है। अलबत्ता खुर्शीद दिलदार ये साथ या वो आदमी जरूर बता सकता है कि जो इनसे काम लेता रहा है। वो चूंकि इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए कुदरती तौर पर हम ये सवाल इनसे ही करेंगे क्योंकि डब्बा इन्हीं घर से मिला। ये कि अगर इंस्पेक्टर कमरान मिर्जा फिर खामोश हो गए। अब सबकी नजरें खुर्शीद दिलदार की तरफ उठ गई। उसने तकरीबन बुखला कर कहा, ये गलत है, इस डब्बे का मालिक मैं नहीं हूँ। ये लोग इससे अपने साथ देकर घर में दाखिल हुए होंगे। ये तीनों ही बताएंगे कि डब्बा क्या बताया। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और ये जरूर मुझे बर्दाश्त करने की साजिश हो रही है। बहुत खूब, और आप बहुत खूब,
اور آپ کے خیال میں یہ سازش کون کر رہا ہے؟ انسپیکٹر کامران مرزا نے پوچھا۔ میں کیا جانوں وہ کون ہے؟ آپ ہی نے بتایا ہے کہ وہ ان تینوں سے کام لیتا ہے۔ ظاہر ہے وہی ہوگا، بہت خوب، لیکن اس طرح یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ ڈبہ کیا بلا ہے۔ اس وقت تک کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی، مگر میرا خیال ہے آپ سب حضرات اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر دیکھ لیں، شاید کوئی یہ بتا سکے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آصف ڈبہ اٹھا کر باری باری سب کو دکھاؤ، انہوں نے کہا، اور آصف نے ڈبہ اٹھا کر سب سے پہلے آئی جی صاحب کی خدمت پیش کیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا اور پھر ڈی آئی جی کی طرف بڑھا دیا۔ سب نے دیکھنے کے بعد نفی میں صاحب لا، اس کا مطلب یہ ہے کسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کامران مرزا نے کہا، کوئی کچھ نہ بولا، کمرے میں عجیب سی فضا تاری تھی، جسموں کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ اب ہم اس آدمی کو آواز دور سے ڈھونڈیں گے، یہ تینوں بیچارے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے، ان کی زبانوں پر تالے پڑے ہیں۔ پھر اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ یہ کہتے وقت انہوں نے آئی جی صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس ڈبے کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ آئی جی صاحب چونکے۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ میں جانتا ہوں۔ مسکرائے۔ کیا جانتے ہو؟ جلدی بتاؤ، انہوں نے جلا کر کہا۔ مختصر طور پر بتانا مشکل ہے، پوری تفصیل میں جانا پڑے گا، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ انہوں نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، جس کے تفصیل میں تمہارا جی چاہے جاؤ۔ آئی جی صاحب جلدی سے بولے، شکریہ جناب، مجھے آپ کی اجازت کی ہی ضرورت تھی۔ تو سنیے، ڈبہ ہمارے دشمن ملک نے خورشید دلدار صاحب کو بھیجا تھا۔ کیا حیرت میں ڈوبی کئی آوازیں کمرے میں ابھری، چند لمحے ثبوت چھایا رہا، سب پٹی پٹی آنکھوں سے خورشید دلدار کو دیکھتے رہے، پھر وہ سب چونک اٹھے۔ خورشید دلدار حلق پھاڑ کر چیخا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تم مجھے غیر ملکی جاسوس ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں، اور آج میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آج تو کیا تم بہت پہلے سے اس کوشش میں ہو؟ ڈی آئی جی صاحب نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، یہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ڈبہ ایک پارسل کی صورت میں بھیجا گیا تھا، اس پر لکھا تھا موسم کی پیشن گوئی کرنے والا جدید آلہ۔ احتیاطاً نے اسے متعلقہ حکام نے کھول کر دیکھا، لیکن بھی سمجھ میں یہ اللہ نہ آیا۔ انہوں نے موسمیات کے اس سے پہلے ایسا آلہ نہیں دیکھا تھا، لیکن چونکہ اس پر جدید آلہ لکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے پارسل خورشید دلدار کو بھیج تو دیا، لیکن ساتھ ہی مجھے اطلاع دے دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے 2 آدمیوں کو خورشید دلدار کی نگرانی میں مقرر کر دیا۔ خورشید دلدار نے بھانپ لیا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً شمشاد خان کو فون کیا، وہ اس کا خاص آدمی تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے ایک بار اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جرائم سے توبہ کر دے گا، لیکن اس نے یہ وعدہ جھوٹ موٹ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خورشید دلدار کے لیے کام کرنے لگا تھا۔ یہ شمشاد خان کو بھی فون پر یہ احکامات دیتا تھا۔ یہ بات شمشاد خان کو بھی معلوم نہیں تھی کہ اس سے کام لینے والا اصل کون ہے، اس سے کام لینے والا دراصل کون ہے۔ خیر، اس نے فون پر اسے ہدایات دی۔ ان ہدایات کے مطابق شمشاد خان خالی کارتوسوں کے ایک تھیلے میں وہ ڈبہ چھپا کر ہاور جمیل کے گھر لے گیا۔ پستول کے دور پر اس سے کہا کہ وہ ایک رات وہاں ٹھہرے گا۔ یہی بتایا کہ وہ جیل سے بھاگا ہوا ایک قتل کا مجرم ہے۔ ہاور جمیل کی چٹھی گم ہو گئی۔ انہوں نے اسے رات بھر رہنے کے لیے بخوشی اجازت دے دی۔ دوسری صبح جاتے ہوئے تھیلا جان بوجھ کر وہیں چھوڑیا، پر خط لکھ دیا کہ اس تھیلے کی حفاظت سے رکھا جائے۔ ہاور جمیل خوفزدہ تھے، اس لیے انہوں نے کسی سے اس تھیلے کا ذکر نہ کیا۔ سب خورشید دلدار نے اس لیے کیا تھا تاکہ اس کی ذات شک سے بری ہو جائے۔ پھر ایک دن یہ تینوں حضرات خالد محمود کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے گھر کی تلاشی تو ضرور لی، مگر چرایا کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ زیوری اور الماریاں کھولنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو گئے تھے۔ دوسرے دن اخبارات میں جب اس حیرت انگیز واردات کی خبریں چھپی تو خورشید دلدار چونکا۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو کسی اور ملک کے جاسوس اس ڈبے کو حاصل کرنے کے چکر میں ہیں۔ اس نے فوراً ہاور جمیل کو فون کیا اور کار میں بیٹھ کر جنگل میں آنے کے لیے کہا۔ دوسری طرف اس نے شمشاد خان کو جنگل میں بھیج دیا۔ اسے ہدایت دی کہ جنگل میں جب ہاور جمیل کار روکے تو کار کی ڈگی میں چھپ جانا، اس سے دن دہاڑے وہ اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ راستے میں سے رفتاب مل گئی اور انہوں نے شمشاد خان کو ڈگی میں چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ لیکن اتنے میں وہ مجھے اطلاع دے کر ان کے گھر پہنچے۔ شمشاد خان تھیلا وہاں سے نکال کر اپنے ایک ساتھی کے حوالے کر چکا تھا، اور جب آصف رفتار وہاں پہنچے تو یہ انہیں دھمکیاں دے رہا تھا، مطلب یہ کہ ہاور جمیل اپنی زبان بند رکھیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں۔ وہ وہاں سے نکل بھاگا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے اپنی رہائشگاہ پر جاتے ہی خورشید دلدار کو فون کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اچانک فون چھین لیا۔ دراصل میں مجرم کی آواز سننا چاہتا تھا، اور پھر خورشید صاحب نے مجھے للکارا کہ وہ مجھے شمشاد خان کے ہاتھوں پٹوا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود وہاں آ رہا ہے، لیکن بزدل آدمی کہاں سامنے آ سکتا ہے۔
उसने अपने 3 बदमाशों को भेज दिया। उन्होंने एक अजीब दवा सुई के जरिए शमशाद खान के जिस्म में दाखिल कर दी, जिससे वो लोहे की तरह मजबूत हो गई। इस पर भी मैंने उसका मुकाबला किया, उसे शिकस्त देकर इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। दवा का असर जाहिर करने के लिए शमशाद खान को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, लेकिन उसने अस्पताल में उसे खत्म करा दिया ताकि वो डब्बे के बारे में कुछ न बता सके। उसी रात इन तीनों ने खावर जमीन की घर वारदात की, लेकिन तलाशी लेने पर वहां भी कुछ न मिला। आज रात ये यहाँ मौजूद है और यहाँ से उन्होंने डब्बा तलाश कर लिया। ये लंबी चौड़ी तफसील बताने के बाद इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा खामोश हो गए। लेकिन सवाल तो ये कि इन तीनों को इस काम पर मुकर्रर करने वाला कौन है और वो क्या चाहता है, आखिर उसने चक्कर क्यों चलाया। इन तीनों को ये काम पर मुकर्रर करने वाला आप सबके सामने मौजूद है, यानी ये खादिम। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा। क्या? एक बार फिर कमरा हैरत बुरी आवाजों से गूंज उठा। हैरत अंगेज आला, जी हाँ ये मैं ही था, मैंने ही इन्हें इस काम पर मुकर्रर किया था। मकसद ये था कि खुर्शीद दिलदार को अपने हाथों पकड़ लिया जाए। ये तो मैं जान ही चुका था कि इसने डब्बा खावर जमीन के हाथ से मंगवा लिया है और अब अपने पास रख लिया ताकि इन तीनों से महफूज रहे। लेकिन इसे क्या मालूम था कि डब्बे तलाश करने का काम किसी दूसरे मुल्क के जासूस नहीं, इसी मुल्क के मुहब्बे वतन सर अंजाम दे रहे हैं। मुहब्बे वतन क्या मतलब? DIG चौंके। दूसरे भी हैरान रह गए। जी हाँ, जीरू, जंगू और जीजा तीनों फर्जी नाम है। दरअसल ये हमारे महकमे के उन 3 आदमियों में से हैं जो मुझे मिले हुए हैं। बस मैंने जरा इनकी सिरे बदल दी हैं। अगर आप इनकी मुझे उखाड़ दें और दूसरी तब्दीलियां जो मैंने की है खत्म कर दें तो ये साफ सुथरे महकमा सरारसानी के आदमी निकल आएंगे। तो सब के सब दंग रह गए। यही मेरी जीत है कि खुर्शीद दिलदार ये समझता रहा किसी दूसरे मुल्क के जासूस इस डब्बे को उड़ाने की फिक्र में है और उसने फौरन हावड़ जमीन यहाँ से डब्बा वापस मंगवा लिया, जबकि उसने मेरे डर से डब्बा वहां रख लिया था। अगर उसे ये मालूम होता कि ये सारा चक्कर मैं चला रहा हूँ तो कभी भी डब्बा वहां से ना मंगवाता, और जब डब्बा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंचा तो मेरे आदमी की नजरों छुपा न रह सका। और हमने पहले ही मालूम कर लिया था खुर्शीद दिलदार ने डब्बा कहाँ छुपाया है। साथ ही मैंने इन तीनों को हिदायत दी थी कि 9 बजे इनमें से एक चीखेगा, मैं इस चीख को सुनकर ऊपर आ जाऊंगा। चूंकि सब काम प्रोग्राम के मुताबिक हुआ है। हैरत है, कमाल है, लेकिन तुमने अब तक ये नहीं बताया कि डब्बा है क्या। ये बात खुर्शीद दिलदार बताएंगे। एक इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो उनकी तरफ देख रहा था। मुद्दत सी आवाज उसके अलग से निकली। हाँ बताऊंगा, मैं हार गया, तुम जीत गए, तुम बहुत चालाक हो। मैंने तुम्हारी चालाकी का गलत अंदाजा लगाया था। तुमने मुझे जाल में फांस लिया। ये ठीक है, मैं दूसरे मुल्क का जासूस हूँ और 30 साल पहले मुहाजिरीन के साथ मिलकर यहाँ पहुंचा था। इस वक्त से मैं तुम्हारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। दुश्मन मुल्क ने पिछले मुल्क जंग ही नहीं जीत ली थी। उस कामयाबी में मुझ जैसे जासूसों का बहुत बड़ा हाथ था। मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। मैं उस सजा से मुझे मिलनी चाहिए। मेरी बेटी फूलों की तरह बाग है। मैंने शादी यही आकर की थी। एक बच्ची की पैदाइश के बाद उसकी मां मर गई थी, इसकी खातिर मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे जराइम की सजा इसे ना मिले। वो इस वक्त सो रही है, उसे इन तमाम हालात से बेखबर रखा जाए और इसी तालीम तरबियत और शादी की जिम्मेदारी भी इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा आप लेंगे, वरना मैं इस डब्बे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुम डब्बे के बारे में बताओ या ना बताओ, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जराइम की सजा किसी तरह नहीं दी जा सकती। मैं इसकी हर तरह जिम्मेदारी लेता हूँ। बड़ी होने तक वो मेरे साथ रहेगी और मैं उसे अच्छी तालीम दिलाऊंगा और उसकी शादी किसी शेख और बसरोजगार आदमी से कर दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना आसान फरामोश नहीं हूँ कि अब भी इस डब्बे के बारे में कुछ ना बताऊं। मुझे दे। ये कहकर उसने डब्बा देने के लिए हाथ बढ़ाया। आसिफ, डब्बा इन्हें दे दो, कामरान मिर्जा ने कहा। आसिफ ने उठकर डब्बा खुर्शीद दिलदार को दे दिया। उसने डब्बा हाथ में लिया, उसे देखा और फिर एक टिका दबाव डाला। दबाव डालते एक ढकना ऊपर उठ गया। ये एक नन्ही सी मशीन थी जिसमें मुख्तलिफ रंगों के बटन लगे हुए थे। इससे पहले मुझे अपने मुल्क में कोई खुफिया इत्तला भेजने के लिए खतूत का सहारा लेना पड़ता था। इसमें खुफिया अल्फाज होते थे, लेकिन इस तरह इत्तला बहुत देर से पहुंचती थी, क्योंकि दूसरे मुल्क को जाने वाली सारी की सारी डाक चेक करने के बाद भेजी जाती है। इसलिए मेरे मुल्क के साइंसदानों ने ये मशीन ईजाद की। अब मैं इस मशीन के जरिए घर बैठे बराह रास्त अपने अफसरों से बात कर सकता हूँ और उन्हें खुफिया मालूमात पहुंचा सकता हूँ। इसे एक बहुत बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर का लें।
बस एक बटन दबाने की जरूरत है, फौरन उधर अलार्म बजेगा और वो इसी का पहुंच जाएंगे जहाँ सही डब्बा मौजूद है। इसके अलावा इसमें कोई और बटन भी लगा हुआ है, अगर मैं इस बटन को दबा दूंगा 1 सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ तबाह हो सकता है। मैं भी, आप सब भी, ये इमारत भी और मेरी बेटी भी। इस वक्त मेरी बेटी इस इमारत में ना होती तो मैं यही करता, मगर अफसोस अब मैं ये नहीं कर सकता। वो कौन सा बटन है? इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा बोले। सुरख रंग का बटन दबाने से ये एक बम की तरफ फटेगा, लेकिन इससे पहले इस वाला नीला बटन बड़ी बड़ी दबाने होंगे। बहुत खूब, अब तुम डब्बा वापिस कर दो। हाँ, तुमने यही बताया कि कौन से बटन को दबाने दूसरा मुर्शबात हो सकती है, सब्ज रंग का बटन। अच्छा, तू जरा बात करके दिखाओ। मेरा ख्याल है अभी तो तुम बात करने का मौका मिला ही नहीं होगा, क्योंकि 6 माह तक तो ये हाउस जमीन के घर में रहा है। नहीं, मैं इस पर बात कर चुका हूँ। बहुत खूब, तुम जरा अपने अफसरों से रब्ता कायम करो। बस तुम उन्हें सिर्फ इतना कहोगे मैं आगे के चेक कर रहा था। बहुत अच्छा, अब मेरे अंजाम के बारे में उन्हें बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा, इसलिए जो चाहे बात करा लें। नहीं, बस तुम इतना ही कहोगे, इसके बाद हम ये आना अपने साइंसदानों के हवाले कर देंगे और तुम्हारी आवाज जो टेप की जा चुकी है उसे नकल करने की मशक की जाएगी। फिर हम तुम्हारी आवाज में इस मुल्क को गलत इत्तलात दिया करेंगे। कहो कैसी रही मेरी आवाज? टेप हो चुकी है, वो तक से रह गया। हाँ, इन तीनों के पास छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर भी मौजूद हैं। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने जीरू जंगू और जीजे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। बाकी आप बहुत चला गया, उसने बुझी हुई मुस्कुराहट से कहा, देखिए मेरी गिरफ्तारी खबर कैसे छुपाएंगे? ये खबर इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तुम्हारे तीनों साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, अब कौन रह गया है जिसकी मदद से ये खबर बाहर जाएगी? वो तुम ठीक कहते हो, इसका मतलब ये है कि इत्तलात मेरे मुल्क को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएंगी। उसने दुख बड़े लहजे में कहा, मुल्क बेशक तुम्हारा था, लेकिन ये मुल्क तुम्हारी बेटी का है। तुम्हें अपने मुल्क से हमदर्दी है या अपनी बेटी के मुल्क से? माँ, मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, इसलिए इस मुल्क से भी ठीक है। मैं वाकई बेवकूफ हूँ, उसने सर झुका दिया। चंद सवाल। वापसी पर आसिफ और आफ्ताब गहरी सोच में गुम थे। आखिर इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? आपने हमें बताया था कि इस केस में एक बहुत अहम बात है जिस पर हमने तवज्जो नहीं दी। आपका इशारा खालिद महमूद और अंकल खावर जमील के नामों की तरफ था, और आपने ये भी कहा था कि सुबह अखबार में खबर पढ़ने के बाद कि रात किस शख्स के घर की तलाशी ली गई, ये मालूम करने की कोशिश करना कि वो अहम बात क्या है। अब हम तीसरे आदमी के नाम भी जान चुके हैं, खुर्शीद दिलदार। अब हम दोनों सोच रहे हैं कि वो अहम बात क्या है। अरे तो क्या तुम दोनों अब तक नहीं समझे? इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने हैरान होकर कहा, मेरा ख्याल हम किसी हद तक समझ तो गए हैं। तो फिर बताओ, खालिद महमूद का नाम खे से शुरू होता है, अंकल खावर जमील का नाम भी खे से शुरू होता है, और खुर्शीद दिलदार का नाम भी खे से शुरू होता है। बहुत खूब। दरअसल मैं चाहता था कि खुर्शीद दिलदार बुखला जाए, इसके लिए जरूरी था कि इसे कोई इशारा दिया जाए। खालिद महमूद के नाम पर अगर वो थोड़ा सा चौंका था तो खावर जमील के नाम पर तो उड़े जी पड़ा था। दूसरे लफ्जों में मैंने खे की मार मारी है। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा मुस्कुराते हुए बोले, बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम ये बात समझ गए हो। कमरे में किसी को ये पूछने का ख्याल ही नहीं आएगा मैंने इन तीनों को सबसे पहले खालिद महमूद के यहाँ क्यों भेजा था। अब खुर्शीद दिलदार की बेटी का क्या बनेगा? फिलहाल दोनों उससे सोता छोड़ आए हैं। मैं सुबह जाकर उससे यही समझाऊंगा कि उसको उसके वालिद को बहुत ही खूबिया तरीके से दूसरे मुल्क भेज दिया गया है, ताकि वो हमारे मुल्क के लिए जासूसी के फराइज अंजाम दे सके, और उसे कौंसिल में दाखिल करा दी जाएगा। उसके कुछ अरसे बाद उसे ये खबर सुना दी जाएगी उसके वालिद दूसरे मुल्क में लापता हो गए हैं और उसी को खबर नहीं मिल रही। फिर कुछ अरसा और गुजर जाने पर उसे और उसके वालिद मौत यहाँ पर दूंगा, और उससे भी कह दूंगा कि वो अपने वालिद के बारे में किसी से बात ना करे। इधर हम इस आले के जरिए दूसरे मुल्क का बेड़ा करते रहेंगे। बहुत खूब, इसे कहते हैं नले पर देला। सिर्फ ने खुश होकर कहा, आए तुम ताश कब से खेलने लगे? आफ्ताब ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, लानत है ताश खेलने वालों पर। मैंने तुम मुहावरों बोला है, मुहावरों की इतनी फजूल खर्ची न किया करो। आफ्ताब मुस्कुराया, अच्छा भाई आइंदा ख्याल रखूंगा। आसिफ ने कहा, एक बात रह गई, अस्पताल में शमशाद खान को किसने कत्ल किया? सुरंग पर से उंगलियों के निशानात मिल ही जाएंगे। वैसे मेरा ये ख्याल है कि खुर्शीद दिलदार ने खुद किया था। अगर किसी और को काम भी था तो भी खुर्शीद दिलदार के कहने पर किया गया था। उससे हम मुगलवा ही लेंगे, इसीलिए इस सिलसिले में ज़हन बनाओ जाओ। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने कहा, बहुत बेहतर, चलिए बता देंगे जीरू जंगू और जीजा या जो कुछ भी उनके नाम है जुमलों को आपस में तकसीम करके क्यों बोलते थे? मैंने उन्हें ऐसा करने का था, मकसद ये था कि वो पहली वारदात पर ही इतने मशहूर हो जाएं
کہ مجرم بخلا گیا ہوں. یہ سارا چکر آپ ہی کے چلایا ہوا تھا اور ان دنوں کو گیس کی ٹیوبوں میں آپ نہیں دی ہوں گی. انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے. مجھے تو اس لڑکے کا خیال ستا رہا ہے. سوتا چھوڑ آئیں جاگیں پر بیچاری کا کیا حال ہوگا. آصف بولا ہاں کسی کا باپ اتنے پرسرا انداز میں چنا ہوگا. آفتاب کے منہ سے نکلا کیا کیا جائے مجرموں کو اس لیے تو معاف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی لڑکی یا لڑکے کے باپ بھی ہیں. انسپکٹر کامران مرزا بولے وہ کچھ نہ کیسے وہ کہہ سکے. وہ تو اس لڑکی کے خیال میں گم ہو گئے تھے جسے انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا.